जी। हाँ, ठीक है, शायद सब म्यूट पर हैं, कोई बात नहीं। मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहला अभी एक डाउट आया था कि आपकी क्लास ईवीएस होगी या जो है ना पेपर टू के जरिए लेंगे। तो मैं जो है ना समझता हूँ पहले हम ईवीएस को शुरू करते हुए सिक्स सेवन की जो हिस्ट्री है उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शुरू में तो कंबाइंड रहेगा संजय कुमार में ईवीएस प्लस टू पेपर टू। उसके बाद आगे की हिस्ट्री, जैसे हम आगे की हिस्ट्री में जाएंगे तो जब हो सकता है ईवीएस वाले अलग हो जाए, कोई बात नहीं। फिलहाल तो हम कंबाइंड क्लास संजीव स्टार्टिंग जो है हमारी कंबाइंड क्लास है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। जरा सा एक मिनट। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? हो रहा है शायद। शकील साहब, जी हो रहा है जनाब, हो रहा है। क्लियर? ऑल क्लियर? ओके। ठीक है। थोड़ा देखिए बड़ा कर लिया था। क्या कर रहा हूँ, जूम करो थोड़ा और। हाँ। एक मिनट। राइट। ओके। ठीक है। देखिए हम लोग इससे पहले जो हमारी हिस्ट्री की क्लास थी उसमें कदीम जमाने की हिस्ट्री, शुमाली हिंदुस्तान और जनूबी हिंदुस्तान की हिस्ट्री को अलग अलग करके हमने थोड़ी सी रोशनी डाली थी। और हमारी बात खत्म हुई थी मुगलिया सल्तनत पर। मुगलिया सल्तनत की बात तो कर वहां पर हमने मुगलिया सल्तनत का थोड़ा सा तस्करा कर कर वहां पर हमने खत्म किया था कि क्लास को कंक्लूड किया था। अब वहीं से शुरू करते हैं हम मुगलिया सल्तनत से ही थोड़ा सा क्या कहते हैं रिकैप्चुलेशन जिसे कहेंगे अपन, यादा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुगलिया सल्तनत का ताल्लुक, क्योंकि सेवन्थ क्लास में इसका इंट्रोडक्शन है, दिल्ली सल्तनत का हमारे पास सिलेबस में जिक्र नहीं किया गया ज्यादा तौर पे, सिर्फ दो चार उसके तस्करे हैं, जैसे महमूद गजनवी का जिक्र है और मोहम्मद गौरी का जिक्र है। इसके अलावा डिटेल खानदान है, सुलेमान, सैयद खानदान, तोगला खानदान, लोधी खानदान, ये जो दिल्ली सल्तनत के मुख्तलिफ पांच खानदान गुजरे हैं उसके बारे में हमारे पास कोई सिलेबस में कोई जो है ना जिक्र नहीं। इस वजह से हम उसको छोड़कर मुगलिया सल्तनत का कुछ थोड़ा सा जिक्र है उसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो देखिए सब, सबसे पहले मुगलिया सल्तनत। मुगलिया सल्तनत की शुरुआत एक अफगान सरदार जिसका नाम जहीरुद्दीन बाबर था, उसने हमारे हिंदुस्तान में जब इब्राहिम लोदी की हुकूमत चल रही थी उस वक्त उसने हमला किया। 1526, 13 अप्रैल शायद डेट है उसकी। तो 1526 में पहली जंग पानीपत हुई, जिसके जरिए मुगलिया सल्तनत का पहला बादशाह जो जहीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डाली। ठीक है। उसके बारे में हमारे पास तफसीली डिटेल्स नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट है, उसको भी हम जितना है उतना ही हम देखेंगे। तो देखिए 1526 में पहली दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद मजीद दो जंगें लड़ी बाबर ने। जंगे जंगे क्या कहते हैं, हल्दी घाट की जंग, और एक एक जंग का जिक्र आता है। दो जंगें ली लड़ी उसने, हमारे पास उसका तो जिक्र नहीं है, लेकिन एक हल्दी घाट की जंग है राजपूतों के खिलाफ, और एक एक जंग है जिसमें उसने कामयाबी हासिल की। लेकिन 1530 में उसका इंतकाल हो गया। उसकी जगह उसका बेटा हुमायूं जो है ना तख्तनशीन हुआ 1530 में। लेकिन हुमायूं वो ताकतवर बादशाह साबित नहीं हुआ। उस वक्त का एक सरदार जो मुगलिया सल्तनत को चैलेंज कर रहा था, उसमें एक सरदार ने जो है ना न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि मुगलिया सल्तनत को खत्म करने में भी भगाने में भी अहम रोल अदा किया। वो था शेरशाह सूरी, सूरी सल्तनत। ये भी तकरीबन सूरी सल्तनत 1530 में जो शुरू हुआ, तो 1556 तक जो है ना हुमायूं सल्तनत कहा जाता है। लेकिन 1556 तक कंप्लीट हुमायूं सल्तनत नहीं, हुमायूं की जो ना ये नहीं रही, बल्कि बीच में छोटी सी मुख्तसर सी सूरी सल्तनत रही 5 या 6 साल की। जिसके बाद सूरी सल्तनत, इसने भी कई इस्लाहात लाए हिंदुस्तानी तारीख में। जैसे वजन का पैमानों का सिस्टम शुरू किया इसने, सिपाहियों को जो है ना बाकायदा तनख्वाहें देना, फौजी टुकड़ियों को जो है ना अलग अलग जिम्मेदारियां देना, इस तरह की जो है ना इस्लाहात लाए। लेकिन उस दौर में नया नया बारूद का दौर चल रहा था, नया नया तोपों का सिस्टम आ रहा था। तो बारूद के कारखाने में बारूद के धमाके में जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जैसे ये खबर
हुमायूं तक पहुंची, तो हुमायूं फिर दोबारा वापस हिंदुस्तान लौटकर आया और 1556 में दूसरी जंग पानीपत हुई। ये हुमायूं, जबकि वापसी के दौरान भी जो है ना कहा जाता है कि हुमायूं की वफात हो गई। दूसरी जंग पानीपत हुई, वो थी हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन अकबर। जब उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। तो दूसरी जंग पानीपत, लेकिन उसका एक तालीख था बैरम खान की मदद से यहाँ पर दूसरी जंग पानीपत हुई 1556 में। राजा क्या नाम है उसका, हेमू हेमू के खिलाफ जंग हुई, जिसमें अ, बैरम खान ने बुरी तरह शिकस्त दिया हेमू को। और उस वक्त फिर अकबर को जो है ना हिंदुस्तान की दिल्ली के तख्त पर दोबारा शहंशाह के तौर पे बहाल किया गया 1556 में। 13 साल की उम्र में अकबर ने हिंदुस्तान का शहंशाह बना। और इसने बहुत जल्द बंगाल, वेस्ट एशिया, राजस्थान और गुजरात को फतेह किया। इसके बाद इसने अफगानिस्तान, कश्मीर और दक्कन तक के हिस्सों को फतेह किया। इसी को अगर हम देखेंगे हमारी किताब के हवाले से, उसको जाने से पहले थोड़ा इसको खत्म करके आगे उसकी पॉलिसीज की तरफ गौर करेंगे। तो बहरहाल अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, उसकी भी ज्यादा तवील मुद्दत हुकूमत नहीं रही। 1606 से 1627 तक अकबर के बाद जहांगीर की हुकूमत रही, जिसे शहजादा सलीम भी कहा जाता था। तो जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां आया। शाहजहां की हुकूमत 1627 से 1658 तक एक तवील मुद्दती हुकूमत रही। लेकिन हिंदुस्तान की सल्तनत में, हिंदुस्तान की क्या कहते हैं तारीख में, शाहजहां के दौर को गोल्डन पीरियड के तौर पे माना जाता है, सुनहरा दौर जिसे कहेंगे। मईशत बेहतरीन थी, मईशत में जो है ना कोई मसले मसाइल नहीं थे, अवाम जो है ना खुशहाल थी, खजाने में बहुत ज्यादा पैसा था, जिसकी वजह से उस वक्त दौर में कई इमारतें बनाई गई, जैसे मोती मस्जिद, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, और उसके बाद क्या कहते हैं ताजमहल वगैरह। तो ये तामीरात की किसकी देन है? शाहजहां की देन है। शाहजहां के बाद उसके बेटों में जानशीनी का मसला आया। इसको हमने तारीख में भी देखा है। 14 बेटे थे उसके, जिसके अंदर जानशीनी का झगड़ा हुआ। बड़ा बेटा और सेकंड बेटा, मुख्तलिफ बेटों ने उसमें अपना अपना दावा पेश किया, लेकिन उसमें सबसे लास्ट में उसका जो छोटा बेटा था, छोटा लड़का, उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं जो है ना काबिल हूं और मैं जो है ना हुकूमत करूंगा। जानशीन का झगड़ा हुआ, जिसके बाद औरंगजेब आलमगीर, जो उसका छोटा बेटा था, उसने अपने बड़े भाइयों का कहा जाता है कि कत्ल किया और कई लोगों को कैद में डाल दिया। यहाँ तक कि अपने वालिद शाहजहां को भी कैद में डालकर उसने तख्त नशीनों को संभाला। लेकिन उसका मकसद था अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करना, सियासत करना, जो भी उसके कार्य उसने की। औरंगजेब का दौर जो है कैसा रहा? औरंगजेब को जो है ना, यहाँ देखिए, शाहजहां को ताहयात नजरबंदी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। ये तो देखिए, औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707 तक, इसकी भी तवील मुद्दती दौर हुकूमत रही। तकरीबन 49 साल, 49 ईयर्स इसने हुकूमत की हिंदुस्तान पर। इसी के दौर में एक, क्योंकि आलमगीर का इसको जो ना खिताब दिया गया था, इसका मतलब था कि वो जो है ना हर जगह हिंदुस्तान की सल्तनत को वुसअत देना चाहता था, वुसअत बड़ी करना चाह रहा था। इस वजह से उसको आलमगीर का खिताब भी दिया गया। इन्होंने क्या किया? ना सिर्फ हिंदुस्तान के वो इलाके जो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में शामिल थे, जैसे आसाम का इलाका है, दक्कन का इलाका कभी दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं हुआ था, उन इलाकों को भी इसने अपने सल्तनत में शामिल किया। लेकिन इसको क्या हुआ, तमाम दीगर सलातीन से, दीगर हुक्मरानों से मुकाबला करने का बहुत ज्यादा मुकाबले करने पड़े। जैसे महाराष्ट्र के जो थे, महाराष्ट्र के शिवाजी, मराठा सल्तनत से भी जो है ना इसको जो है ना मुठभेड़ करनी पड़ी बहुत ज्यादा, जो है ना इसके दरमियान बहुत ज्यादा कशीदा माहौल रहा। तो ये औरंगजेब आलमगीर का दौर रहा। औरंगजेब आलमगीर के बाद उनके जानशीन जो निकले, वो जरा कमजोर साबित हुए। उस वक्त तक अंग्रेजों का हिंदुस्तान में आमद हो चुकी थी, और अंग्रेज चूंकि जहांगीर के दौर में ही परमिशन लिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए हमें परमिशन दी जाए। कब? जहांगीर के दौर में, 1600 ईस्वी में। लेकिन उस वक्त कहा जाता जहांगीर ने उसको नकारा, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में कायम की थी। तो उसके बाद 1707 के बाद हिंदुस्तान में जो है ना एक नया दौर को देखने को मिलता है। इसके बाद इनके जानशीन थे औरंगजेब आलमगीर के बाद बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर भी एज ए शहंशाह हिंदुस्तान में कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उनके बाद की सल्तनत अधूरी रही। खैर, उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे।
अब देखिए, ये जो सिस्टम है, ये जो मुगलिया सल्तनत का दौर चला, इस दौर में कई इस्लाहात की गई, कई जो है ना नई नई पॉलिसीज मुतारिफ किया कराई गई। जैसे देखते हम, अ, अमर नायकास किसके दौर में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में अहम रोल अदा कर रहे थे, बादशाह का जो है ना सपोर्ट कर रहे थे, या माल बाजारी निजाम, महसूल वसूल करने के लिए काम पर लगे हुए थे, वो थे अमर नायकास। किसके दौर में, काकतीय दौर में। और विजयनगर सल्तनत में कौन थे, नायकास, नयकारास। अमर नायकास, नयकारास। नयकारास किसके दौर में थे, विजयनगर सल्तनत के दौर में थे। इनका भी काम था बादशाह की मदद करना, अपने अपने इलाकों पे कंट्रोल रखना, अवाम तक जो है ना कोई भी छोटे मोटे मसाले उनको हल करना, और मालगुजारी को महसूल तक अब बादशाह तक पहुंचाना इनका मकसद था। इसी तरह इसी तरह का सिस्टम को जो है ना मुगलों ने भी अपनाया। मुगलों ने क्या किया, इसी तरह के सिस्टम को आगे बढ़ा, लेकिन उन्होंने एक नया नाम दिया जिसका नाम रखे मनसबदार। मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। मनसबदार और अमर नायक का क्या उसमें क्या फर्क था। फर्क यह था कि वो लोग, उनके पास फौजी टुकड़ी थी, इनके पास भी फौजी टुकड़ी थी। इन लोगों को कोई इख्तियारात दिए गए थे, माली इख्तियारात भी दिए गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के भी इख्तियार दिए थे, उनको भी दिए गए थे। लेकिन मनसबदार मोरूसी पेशा नहीं था, बल्कि बादशाह अपनी मर्जी से किसी को भी मनसबदार मुंतखब कर सकता था। ये कोई मोरूसी पेशा नहीं था। और यहाँ पर मनसबदारों को क्या किया जाता था, हर 2 साल 3 साल में एक इलाके से दूसरे इलाके को मुंतकिल किया जाता था, उन्हें ट्रांसफर किया जाता था, ताकि एक जगह अगर रहेंगे तो हो सकता कल के रोज बगावत होगी, कल के रोज जो है ना ये लोग अपना इलाके पर जो है ना अपना क्या कहेंगे, अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान ना कर दे। इस वजह से उन लोगों को क्या किया जाता था, हर 2-3 साल में शिफ्ट किया जाता था। अमर नायकास और नायकास का जो सिस्टम था उसमें वैसा नहीं था, वो लोग जो थे कंटिन्यू करते थे। लेकिन यहाँ पर मुगल थोड़े आगे का सोचकर जो है ना मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या किया यहाँ पर, कि मुस्तकिल नहीं रखा, उस पेशे को, उस ओहदे को मुस्तकिल नहीं रखा, बल्कि चेंज करते रहे। उसी तरह और एक सिस्टम शुरू किया इन्होंने मालगुजारी में, जब्त का निजाम कहते हैं उसको। हमारे इसमें जो है ना शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा, हमारी किताब में जो है ना डिटेल में दिया गया है, उसको मैं बताता हूँ। ये तो मुगलिया सल्तनत का हमने देखा भी। देखिए यहाँ पर हमारी किताब में जो दिया गया है, सिलेबस जो दिया गया है, उसी के तहत चलेंगे हम। अब इसके अलावा यहाँ पर जो किताब में रखा गया है, मैं एक बात क्लियर करता चलूं आप लोगों को। ये जो किताब है हमारी दूसरी, हमारे क्या कहते हैं, सीडीएम की किताब है। सीडीएम की किताब में देखिए, नीचे सवालात में अगर जाएंगे हम, तो प्रैक्टिस में क्या दिया गया, बाबर की मजार कहाँ वाक़ है, इसका जिक्र किस में है, ना हमारे सिलेबस में है, ना ही जो है ना इसमें भी, इन्हों भी जो है ना ये जो मवाद दिए उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। लेकिन सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, बाबर की मजार कहाँ है। फिर दूसरा सवाल करें, शेरशाह का असली नाम क्या था। इन्होंने इन्होंने जो मवाद दिया उसमें उसका जिक्र नहीं है, ना ही हमारी किताब में उसका कोई जिक्र है, लेकिन सवाल रखा है शेरशाह का असली नाम क्या था। तो ये थोड़ी चीजें मैं समझता हूँ उटपटांग है, जो शामिल नहीं करना चाहिए था, मगर फिर भी क्या किया है, फराख दिली का मुजाहरा करते हुए शायद हमारे जो ना नॉलेज को जो है ना लोगों तक पहुंचाना है, पता नहीं क्या समझकर जो है ना सवालत रखे। इस तरह के सवालत मैं समझता हूँ नहीं पूछे जाएंगे टेट में, क्योंकि हमारा टेट में डायरेक्ट जो सिलेबस से मुतालिक, सिलेबस से रिलेटेड ही सवालत रहेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत उसके अंदर सिलेबस से मुताल्लिक थोड़ी जो है ना उसकी पॉलिसीज के मुताल्लिक, या जो है ना उसके एडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक बातें होंगी, लेकिन ये ऐसे जो है ना सवालात नहीं रहेंगे जो इसमें रखे गए हैं, मैं समझता हूँ। खैर, बाकी बाकी वल्लाह आलम। तो इस तरह के सवाल देखिए, जंगे चूसा कौन से साल लड़ी गई, इसमें जिक्र नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में जिक्र है, लेकिन ये सवाल रख दिए। अब ये क्या समझ के रखे पता नहीं। बाबर के वालिद का खानदान का ताल्लुक किस खानदान से था, वैसे तो तैमूरी है शायद ये। फिर भी मगर ये सवालात का हमारे इसमें नहीं, ये है देखिए, जंग खनौज खन्नौज लड़ी गई, ये सवाल है। जंग खन्नौज, मैंने दो कहा था, बाबर ने 2 जंगें लड़ी, हल्दी घाट की जंग और एक है खन्नौज की जंग। ये खन्नौज की जंग है, 1530 में जो लड़ी गई, बाबर की आखिरी जंग है। तो इस तरह के चीजों को हम, जो सिलेबस टू रिलेटेड है उसी को हम देखेंगे। आगे की जो है ना इसके बारे में, तस्के बाबरी, इसका भी जो है ना जिक्र नहीं, खाली नॉलेज के लिए हम कह सकते हैं कि तस्के बाबरी बाबर की लिखी किताबें। हुमायूं नामा, अबुल फजल ने अकबर नामा लिखी, जबकि हुमायूं नामा किसने लिखी, इसमें जवाब देखेंगे अपन। कौन सा सवाल है ये, 10वां 9वां हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा को किसने कहा, तीसरा जवाब है।
हाँ, गुलबदन बेगम के थे। ये मेरे लिए भी एडिशनल मालूमात है। ओके। मगर इस तरह के सवालात जो गैर रिलेटेड है, हम उसको तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपनी बुक और हमारा जो सिलेबस है उसको सामने रखते हुए बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, ये हमारा सिलेबस में इतना जिक्र किया गया है जितना हम कह सकते हैं। अब देखिए, औरंगजेब के दौर में किसकी बात आ रही है? गुरु बहादुर गोविंद सिंह शिवाजी औरंगजेब के बेटे और अकबर के ने अलम बगावत बुलंद किया। अलम बगावत बुलंद किया। शिवाजी ने मराठा सल्तनत के क़याम में कामयाबी हासिल की। तो एक मराठा सल्तनत कायम हुई थी इसके दौर में, औरंगजेब के दौर में ही, जो 1685 में, और बीजापुर में 1687 में गोलकंडे को फतह किया गया। यहाँ पर औरंगजेब ने गोलकंडे को फतेह किया, औरंगजेब ने बीजापुर को भी फतेह किया, लेकिन यहाँ पर उसने कंटिन्यूअस अपनी हुकूमत को कंटिन्यू नहीं रखा, बल्कि यहाँ एक जो यहाँ के जो लोग थे उन्हें को सौंप कर वो वापस चला गया। तो ये क्या कहेंगे हम, तारीख है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए मैं ये जो कह रहा था पॉलिसीज की बात, पॉलिसीज में एक पॉलिसी है जब्त और जमींदार की पॉलिसी। जैसा मनसबदार का सिस्टम था अकबर के दौर में, उसी तरह से और एक पॉलिसी है जब्त। जमींदार, उस दौर में जो जमीनात ज्यादा रखते थे वो लोगों को जो है ना जमींदार कहा जाने लगा, तो उनको एक इख्तियार दिए गए थे। क्या है देखिए यहाँ पर, मुगलिया हुक्मरानों की आमदनी का अहम तरीन जरिया जरिए पैदावार पर आयद करदा महसूल था। अकबर की माल वजीर माल राजा टोडरमल ने 1570 से 80 के बाद 10 साल के अरसे में के दौरान काश्तकारी की काबिल जुल्खात पैदावार कीमतों वगैरह का तफसीली जायजा लिया, जिसकी बुनियाद पर हर फसल पर नकदी टैक्स टैक्स मुकर्रर किया जाता था। 10 साल के दौरान काश्तकारी पैदावार की कीमतों वगैरह का जायजा लिया, जिसकी बुनियाद पर हर फसल पर नकद टैक्स मुकर्रर किया जाता था। हर सूबाई मालियाती हलकों में मुनकसिम था, जहां का अपना टैक्स वसूल करने के मुतय्यना निज़ाम मुकर्रर किया गया था। इस मालियाती निज़ाम को जब्त का अनुमान दिया गया। ये निज़ाम इन इलाकों पर राय था जहां मुगलिया हुक्मरान ओहदेदार अराजी का मायना करते और टैक्स मुकर्रर करते। ये गुजरात बंगाल जैसे सूबों में काबिल अमल नहीं था। चंद इलाकों को छोड़कर बाकी तमाम इलाकों में एक सिस्टम शुरू किया गया था, जब्त। जब्त का मतलब होता था जो भी मालिया, जो भी जो है ना पैदावार होती, उसको जो है ना उसका जो टैक्स डायरेक्टली नकदी के रूप में, नकदी की शक्ल में बादशाह तक पहुंचाना, इसी को जब्त सिस्टम कहा गया। कौन करते थे काम? जमींदार। अक्सर इलाकों में किसान, देही ओहदेदार, मुखिया वगैरह टैक्स अदा करते थे। मुगलों ने तमाम दरमियानी अफराद के लिए जमींदार की इस्तेलाह इस्तेमाल की। ये देखिए, ये जमींदार की इस्तेलाह सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? मुगलों ने। ये बात याद रखें आप। चाहे वो गांव के मुखिया हो या कोई ताकतवर सरदार, इन जमींदारों का तकर्रुर मुगल शहंशाह नहीं करते थे, बल्कि ये मौरूसी होते थे। किसी जमींदार की वफात पर इसका बेटा जमींदार बन जाता था, क्योंकि जमीनात के मालिक होते थे वही शख्स होते थे और उनकी जमीनात होती थी जाती, इस वजह से मौरूसी मौरूसी था ये। जबकि मनसबदार को बादशाह मुकर्रर करते थे, इसलिए वो मौरूसी नहीं था। जमींदार क्योंकि उसकी जमीनात जाती जमीनात होते थे, इस वजह से ये मौरूसी पेशा था। एक जमींदार का वालिद का इंतकाल के बाद उसका बेटा जमींदार बनता। तो इस तरह से, और एक ये जमींदार टैक्स वसूल करने के बदले जागीरदारों से अपना हिस्सा लेते थे और दूसरी तरफ किसानों से भी अपना हिस्सा लेते थे। हाँ, अब जमींदार के बाद और एक लफ्ज आ रहा है, जागीरदार। जागीरदार कौन है? छोटे जमींदार। आम जमाने में क्या कहेंगे हम, ये छोटे जमींदार हैं जिन्हें जागीरदार कहा था। छोटी छोटी जागीरों पर जिसका कंट्रोल, जागीर होती थी, उन्हें जागीरदार कहा था। तो ये जमींदार किसानों, जागीरदारों के ऊपर हुआ करते थे, जो टैक्स वसूल करना, मालगुजारी वसूल करना और उसको बादशाह तक पहुंचाना इनका काम होता था। बसा औकात ये लोग मुकामी लोगों के नुमाइंदों की तरह मुगलिया हुकूमत के अहदेदारों से गफ्त शमत भी करते थे। तो देखिए, किसानों से अपना हिस्सा लेते, और बाज औकात में कुछ मसाइल हैं तो दरमियानी आदमी का भी काम करते थे। बादशाह से इनके मसाइल हल करने के लिए बादशाह से बातचीत भी करते थे, ताकि इनके किसानों के मसाइल को हल किया जा सके। तो बाज जमींदार काफी ताकतवर थे,
जिन्होंने अपनी जमींदारी का जो ना तो क्या था रोप रखा, और बाज लोगों ने, इसका हम देखेंगे किताब में, ये क्लास में जिक्र कंटिन्यू है, जिसमें कहा गया जमींदारों और निजामों के तहत हुकूमत में जो है ना ये कहा गया कि वो जमींदार जो है ना बहुत बड़े एक इलाके पर अपना कंट्रोल रखते थे, वो लोग क्या कहला लगे, खासतौर पे हमारे तेलंगाना इलाके में उसे कहा जाता था दोरा। और वो लोग अपनी कोठरी और अपने बड़े बड़े जो है ना गढ़ियां बनाकर, गढ़ी बनाकर वहां पर वो अपनी जो है ना कंट्रोल रखने की, अपने जो है ना इलाके पे दबदबा कायम रखने की कोशिश करते थे। तो ये सिस्टम शुरू हुआ, जमींदारी का सिस्टम है, जमींदार जो लफ्ज पहला आया मुगलों ने दिया। अब इसके बाद दूसरी पॉलिसी अकबर की देखिए यहाँ पर, और एक क्या पॉलिसी है अकबर की, थोड़ा नीचे। हाँ, अकबर अकबर की नज्म नस्क की अहम खसूसियात दोस्त दरबारी अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में तफसील से बयान किया है। देखिए अबुल फजल ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अकबरनामा, जिसमें तफसीली तौर पर यह कहा गया है अकबर चूंकि बहुत दूरंदेश बादशाह था और वेल एडमिनिस्ट्रेटर था। ये बात याद रखें आप, सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन अगर बादशाहों में जो होता था, बगैर ज्यादा जंगों के, बगैर ज्यादा किसी नुकसान के अपने फायदे का काम जो करता था, वो शहनशाह अकबर था। अकबर की ही पॉलिसियां आज भी जो है ना बेहतरीन रूप अमल में लाने की कोशिश की जाती है। तो 1570 के दौरान जब अकबर आगरा के करीब फतेहपुर सीकरी में मुकीम था, तो इस वक्त इसने मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों से मजहब के बारे में बहस मुबाहिसे किए। इनमें से मुस्लिम, ब्राह्मण, यहूदी, ईसाई, जरतिश्त, ये भी एक मजहब है, ईरानी मजहब, जरतिश मजहब के उलमा शामिल थे। अकबर के मुख्तलिफ मजहब के लोगों को समाज और रस्म के रिवाज से काफी दिलचस्पी थी। वो चाहता था कि मुख्तलिफ अकीदों के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहें। इसकी ये फिक्र सुलह सुलह कुल या आफाकी अमन की फिक्र थी। तो देखिए ये एक फिक्र थी कि ताकि तमाम मजाहिब को एक साथ लेकर चलना, तमाम मजाहिब के अकीदों के लोगों को जो है ना एक साथ अपनी हुकूमत में शामिल करते हुए, उनसे मशवरे करते हुए अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाना, ताकि किसी में कोई मसाइल ना हो, कोई एक दूसरे से लड़े झगड़े बगैर या लड़े भिड़े बगैर तमाम लोग इसकी पॉलिसी को अपनाएं और उसको एक्सेप्ट करें। इसका ये मकसद था, जिसकी वजह से इसने एक पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था सुलह कुल। सुलह कुल की पॉलिसी है। अब ये सुलह कुल और एक इसमें और एक ऐड होता है मजहब, जिसका जिसने इसको आगे बढ़ाकर एक मजहब का भी नाम दिया था, वो था दीन इलाही। दीन इलाही मजहब, लेकिन दीन इलाही का जिक्र नहीं है हमारी किताब में। दीन इलाही मजहब उसने शुरू किया लेकिन वो कामयाब नहीं रहा, लेकिन इसकी जो पॉलिसी थी सुलह कुल की पॉलिसी, ये कामयाब है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में दोनों फर्क है। क्या है? सुलह कुल की पॉलिसी है और एक है दीन इलाही। दीन इलाही उसने मजहब की बुनियाद शुरू की थी, जिसे दीन इलाही का नाम दिया था। वो सक्सेसफुल नहीं रहा, उसमें किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके मजहब को किसी ने कबूल नहीं किया सिवाय उसके एक राजा बीरबल के। लेकिन इसकी जो पॉलिसी थी कुल सुलह कुल की पॉलिसी, इसको जो है ना तमाम लोगों ने एक मानों में जो है ना एक्सेप्ट किया। इसमें तमाम लोग जो है ना क्या होते थे, तमाम लोगों के ख्यालात को, तमाम लोगों के अहम अहम मामलात को मिलाकर वो ये चाहता था कि किसी लड़ाई झगड़े के बगैर कोई मसला हल हो। इसी वजह से उसने राजपूतों से भी शादियां की। उसकी जो ना यहाँ तक कि ना वो खुद राजपूत से शादी किया, बच्ची से, शहजादी से, बल्कि अपने बेटे की भी शहजादी राजपूत के शहजादी से शादी कराई थी। खैर, वो तो उसका जिक्र हमारे पास उतना नहीं मिलता तफसीली तौर पे, लेकिन ये सुलह कुल सुल की पॉलिसी जो है, जिसकी एक आफाकी अमन की फिक्र थी, जिसके बहुत सराहाया गया। यहाँ देखिए अकबर के फर्जंद जहांगीर ने अपने वालिद की सुलह कुल की पॉलिसी की वजाहत इन अल्फाज में की। ये जो है ना उसके अल्फाज हैं, खुदा के फजल करम से अजीम सल्तनत में सब लोगों के तबकात की जगह है। इस सल्तनत की सरहदें समंदरों के सिवा कुछ नहीं। तो ये किसके अल्फाज हैं? जहांगीर के अल्फाज हैं, जो अपने वालिद के पुलिस की पॉलिसी के बारे में कह रहा है। अबुल फजल ने इसमें बहुत ये अहम रोल अदा किया है, उसकी किताब में तमाम जिक्र मिलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुगल शहनशाहों के बाद, चूंकि हमने कहा अभी औरंगजेब दक्कन तक पहुंचा, औरंगजेब बादशाह, लेकिन दक्कन को फतेह करने के बाद भी उसने दक्कन में यहाँ पर यहाँ की जो उस वक्त के जो दौर के जो बादशाह थे, उनको जो है ना अपना छोड़कर चला गया। छोड़ के जाने के बाद यहाँ पर एक नई सल्तनत कायम बनी। उस वक्त कुतुबशाही सल्तनत का लास्ट दौर था, जब उसने औरंगजेब और कुतुबशाही सल्तनत के दरमियान का जो तसादुम हुआ था, 1707 की बात से पहले की बात है।
1700 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पर एक नई सल्तनत का दौर शुरू हुआ था, जिसे हम आसिफ जाही दौर कहते हैं, हैदराबाद में। आसिफ जाही दौर, आसिफ जाही दौर में देखिए, इनको निजाम निजाम का लकब देने, निजाम का खिताब देने वाले मुगल बादशाह थे, जिन्होंने आसिफ जाही दौर को निजाम का जो है ना खिताब दिया। यहाँ पर इसका जिक्र है, मिलता है, देखिए अपने पास ये। मुगलिया सल्तनत 1720 में कमजोर पड़ने के बाद मुगल गवर्नर ने अपनी आजादी का ऐलान किया। आजादी के ऐलान करने वाले सूबेदारों में दक्कन के सूबेदार हुसैन कुली खान भी थे, जो निजामुल मुल्क के नाम से जाने जाते थे। निजामुल मुल्क 1724 में आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद डाली। निजामुल मुल्क ने 24 साल 1724 से 1748 तक हुकूमत की। आसिफ जाही सल्तनत के 10 बादशाह गुजरे हैं। इनमें 7 बादशाहों ने मुगलों से निजाम के खिताब के हासिल किया। मुगलों ने निजाम का खिताब हासिल किया, जिन्होंने 1724 था 1948 यानी हिंदुस्तान की आजादी के बाद तक हुकूमत की। अब यह सवाल आता है कि 1724 के बाद चूंकि हमारी मुगलिया सल्तनत कमजोर हो चुकी थी, और 1764 में 1757 में सॉरी पहले जंग प्लासी के बाद मुगल अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अपना जो है ना कंट्रोल शुरू किया था हिंदुस्तान में 1757 की जंग प्लासी के बाद। फिर उसके 1764 में अरकाट की जंग, भाई जाओ बंद कर लीजिए। 1764 में अरकाट की जंग, जो फ्रांसीसियों और तमिलनाडु के जो है ना अनवरुद्दीन के दरमियान भी थी, वो जंग के बाद, उसके बाद मैं आप नेक्स्ट जिक्र करता हूं मैं, तो वो हुआ। तो इसमें ये बताइए कि यहां पर जो निजाम हुकूमत थी, यानी जो आसिफ जाही दौर गुजरा, क्या हमारा ये आसिफ जाही दौर गुलाम बना अंग्रेजों के तहत? यहाँ पर क्या अंग्रेजों का कंट्रोल रहा हैदराबाद या दक्कन के इलाके में? अगर कहेंगे हम, तो तारीख में ये बात साफ है कि हैदराबाद इलाके में अंग्रेजों ने हुकूमत नहीं की। बिलरास्त हुकूमत थी उनकी, रास्त तौर पे यहाँ पर हुकूमत नहीं रही। वो क्यों नहीं रही, उसकी क्या वजह है, हम आगे बताता हूँ। खैर, इसमें देखिए, इन पूरे लोगों में मतलब ये जो 10 यहाँ के आसिफ जाही दौर के बादशाह गुजरे हैं, उसमें सबसे अहम बादशाह का नाम आता है यहाँ पर महबूब अली खान और मीर उस्मान अली खान। इन्होंने दोनों ने कई इस्लाहात की हमारे हैदराबाद के इलाके में, कई जो है ना नई नई इस्लाहात की, यहाँ पर नए नए मौके फराहम किए, नए नए पुल बनाना, ब्रिजेस बनाना, या क्या कहेंगे नई नई इमारतें, लाइब्रेरी वगैरह जो कायम की है, इन्हीं के दौर का नतीजा है। उसमें से इन्हीं के दौर में एक वजीर गुजरे हैं जिनका नाम है सालार जंग। सालार जंग बादशाह नहीं है, सालार जंग निजामुल मुल्क आसिफ जाही दौर के वजीर हैं, वजीर आजम हैं सालार जंग। तो सालार जंग चूंकि इन्होंने 3 दौर देखा है, नासिरुद्दौला का दौर के वक्त इनका अपॉइंटमेंट था एज ए वजीर आजम, उसके बाद अफजलुद्दौला, फिर महबूब अली खान। महबूब अली खान, ये जो दौर देखा इन्होंने, कौन? सालार जंग। तो उस वक्त इन्होंने तहजीब और तमद्दुन पसंद था, देखिए उरूज पे था। सालार जंग ने हुकूमत में 1853 से 1883 तक वजीर आजम थे। इन्होंने नौआबादियाती तरक्याती स्कीमों को अपनाया, जिसका जिक्र हम देखेंगे आगे। मगर जनाब महबूब अली खान निजाम शशुम के दौर में कई इस्लाहात नाफिज की गई। आसिफिया लाइब्रेरी, विक्टोरिया मेमोरियल यतीम खाना, महबूबिया गर्ल्स स्कूल की बुनियाद डाली गई। मूसा नदी की तोगयानी, जो 1908 में के मौके पर आई थी, बजात खुद राहतकारी में इन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये हमारे हैदराबाद के जो है ना मुख्तलिफ आसिफ जाही दौर का हमारे पास इंट्रोडक्शन मिलता है। सिर्फ इसमें जो है ना जिक्र किया गया है कौन कब से कब तक इसमें हुकूमत करे हैं। इनके बारे में तफसीली मुताला हम इंटरमीडिएट की किताबों में देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास सिलेबस में उसका डिटेल नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो इंटरमीडिएट में आगे की किताबों में इसको जो है ना डिटेल तौर पर देख सकते हैं, लेकिन सिलेबस के एतबार से हम देखेंगे सिर्फ ये जो शामिल है ये है। हाँ, अब देखिए, हिंदुस्तान में यूरोपी सल्तनत या यूरोपियों का यूरोपीय निजाम का शुरुआत। जैसे हमारे पास मुगलिया सल्तनत का अख्तिताम हुआ, अभी इससे पहले कहा मैं, हमारे पास अंग्रेजों ने आहट दी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। फिर उसके बाद 1600
54 में शायद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। तो यहाँ पर हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरू हुई, उसके बाद जो है ना हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पे यूरोपीय कंपनियां का फरोग मिला। यूरोपीय कंपनियां तिजारत के फरोग के लिए, माल के हसूल के लिए फौज और महाराज चालाकी के साथ इस्तेमाल करने लगी। कई मौकों पर इन्होंने देखा कि दो हिंदुस्तानी हुक्मरान कई वजह से आपस में लड़ रहे थे, तो किसी एक हुक्मरान की हिमायत करते, जंग में शामिल हो जाते, मुखालिफ को शिकस्त दे देते और अपनी हिमायतों को फतेहयाब करवा कर अपनी तिजारत के लिए मुराद हासिल कर लेते। इसी इसलिए इसके अलावा वो हिंदुस्तानी हुक्मरान खुद इन कंपनियों के फौजी इमदाद के बदले कसी रकूमात, तहाइफ और इनकी नजर करते। इन रकूमात और तहाइफ से कंपनियों को अपनी तिजारत में मजीद मुस्तहकम का मौका मिला। मिसाल के तौर पे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जफर जंग को दक्कन का नवाब बनाने की मदद की। बदले में जफर जंग ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पांडिचेरी के करीब के कुछ इलाके जैसे मछलीपट्टनम का शहर तोहफतन दिया। इसके अलावा कंपनी को 50,000 रुपये, फ्रांसीसी फौज को 50,000 रुपये दिए। हाँ, तो ये है, देखिए ये मसला है जिसकी वजह से हमारा हैदराबाद क्या कहेंगे, बिलरास्त तौर पे अंग्रेजों की जागीर में था, रास्त तौर पे। क्यों? क्योंकि हम टैक्स देते थे। हमने तोहफतन चंद साहिली इलाके, खास तौर पे जो साहिली आंध्रा कहलाता इलाका, उस इलाके को हैदराबाद के जो नवाब इलाकों का उन्होंने क्या किया, उसे तोहफतन अंग्रेजों के हाथ में दिया, क्योंकि उनको चाहिए भी था साहिली विशाखापट्टनम की बंदरगाह वगैरह। तो वो उन्होंने जो है ना उसको तोहफतन दिया और कहा कि हम जो है ना आपको इतनी मदद देंगे, सालाना जो है ना 50,000 रुपये देंगे। इसके अलावा डुप्ले को 20 लाख रुपये सालाना और 1 लाख रुपए की आमदनी वाले जागीर अता किए गए। हाँ, तो अब वो लोग क्यों करेंगे हम पर आकर हमला, क्यों करेंगे, जंग क्यों करेंगे, हम पर कब्जा क्यों करेंगे? क्योंकि उनका जो मकसद था, जो कसीर रकम हासिल करना था, वो हासिल कर रहे थे। कंपनियों ने मुकामी हुक्मरानों, उनकी सल्तनतों से छोटे छोटे जमीनी इलाके तोहफतन लेना शुरू किए। इस तरह देखिए, वो जो साहिल इलाका था वो जो है ना उनकी नजर में चले गया। और इसके बदले में ये कहा, अंग्रेजों ने ये जो है ना आश्वासन दिया कि हम जो है ना आपको हमारी फौज रखेंगे, कभी भी आपके पर कोई हमला करे या कोई जो है बाजू का हुक्मरान तुम पर हमला करो तो हम तुम्हें जो है ना फौजी हिमायत देंगे। मगर मकसद ये था कि हम पर उनकी नजर रखना, कंट्रोल रखना, ना कि मदद करना। मगर फिर भी हमने उसको सहा, इसी तरह हमारा सिस्टम चलता रहा। अब उसके बाद कंपनी के बेजाय इस्तेमालात हुए। कंपनी ने अपना वर्चस्व, क्या कहते हैं, अपना जो है ना निजाम को बंगाल से, अवध, अवध से जो है ना दीगर पूरे ममालिक पर, मुल्क के दीगर हिस्सों में अपना कंट्रोल आगे बढ़ाना शुरू किया। देखिए, बरतानी हुकूमत का ख्याल। 1757 की प्लासी के मकाम पर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दी, बंगाल को अपनी हुकूमत कायम की। और हिंदुस्तान की तारीख में जंग प्लासी एक अहम वाकया है। इसके बाद ही अंग्रेजों ने कई छोटी बड़ी रियासतों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। ये शुरुआत हुई। 1757 की जंग वो जंग थी जिसकी कामयाबी के बाद अंग्रेजों ने अपनी जो है ना क्या कहते हैं सल्तनत को वसी करने की शुरुआत की। इसमें जो अरकाट की जंग है वो भी एक अहम रोल अदा करी, जिसमें एक बड़े नवाब, एक बड़े जो है ना एरिया को चंद सिपाहियों ने, चंद छोटी मोटी फौज ने शिकस्त देकर उन्हें और हौसले बुलंद हुए। उसका जिक्र हमें कहाँ मिलता, देखिए आगे मिलता शायद नहीं, यहाँ पर यही है बात। विजयनगर, प्रकाशम, गुंटूर, ये इलाकों को हवाले किया, जिसकी वजह से उन्हें कोई मजामत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई फौजी ये करने के। हाँ, अब यहाँ पर गवर्नर का नाम आता है, अंग्रेज गवर्नर, जिसने हिंदुस्तान के में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजी हुकूमत को फैलाने में अहम रोल अदा किया। वो है वारन हेस्टिंग, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव पहला था जिसने जंगों में क्या कहते हैं एक तिकड़म अदा पेश करता था। पहले वो जाता था, बादशाह से मिलता था, उसको जो है ना पेशकश करता था कि हम जो है ना आपके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, हम जो है ना तुम्हारे दुश्मन है, हम दोनों मिलकर इसको मारेंगे, या मैं आपको साथ दूंगा, आप इसको जो है ना हमला करो। इस तरह से जो है ना एक सल्तनत के पास जाना, एक छोटे से इलाके में जो भी वहां के राजा होते थे उनसे जाके उनसे मदद पूछे या ना पूछे देना, और तीसरे को जो है ना खत्म करना, उस पर अपना कंट्रोल करना, उसके बाद इसको भी कमजोर करके इस पर भी अपना कब्जा जमाना। ये कहते हैं ना भाई, ये तो पॉलिसी थी अंग्रेजों की, जिसको हम कई बार सुन चुके हैं। तो भारत ये रोल करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद वारन हेस्टिंग, वेल्जली वगैरह भी अहम जो है ना गवर्नर गुजरे हैं, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान पे कई इस्लाहात के जरिए, कई जो है ना सिस्टम के जरिए अपने अपने इलाके में जो है ना हुकूमत नहीं कहीं बल्कि मालगुजारी को उसूल करने के जरिए बनाए।
जमींदारी निजाम को मालगुजारी निजाम के अंदर चेंज किया। किसने? वारन हेस्टिंग ने। वेलेस्ली भी जो है ना इसी तरह के जो है ना हिंदुस्तान में कैसी टैक्सों को आयत करना और यहाँ से जो है ना रकम वसूल करना इन लोगों का काम है। और गवर्नर का दौर हुकूमत कब से कब तक है वो जो है ना आपको उसमें मिल जाएगा। अब ये देखिए नक्शे से हम समझने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान का थोड़ा सा। 1770 में ये इलाका है। 1757 में यहाँ पर ये जो जर्द कलर का हिस्सा दिख रहा पीला कलर का, ये यहाँ पर जो है ना अंग्रेजों की हुकूमत शुरू हुई थी। 1770 के का नक्शा है जिसमें देखिए कलकत्ता का जो ना इलाका, उसके बाद ये हैदराबाद ने ये तोहफतन दे दिया था ये इलाका, साहिल इलाका जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम का इलाका, मछलीपट्टनम का इलाका, ये इलाका जो है ना अंग्रेजों को तोहफतन दे दिया था। वो लोग वहां पर अपना जो है ना पड़ाव डाल सकते हैं। यहाँ जो है ना साहिल इलाका जरूरी था उनको क्या कहते हैं माल को दरामदात बरामदात करने के लिए, उस वजह से उन्होंने यहाँ पर कब्जा किया, बल्कि अंदर नहीं आए फिर हैदराबाद में। अब देखिए 1830 में यह उनकी जो है ना सल्तनत क्या कहेंगे अंग्रेजों की बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चलेगी, लखनऊ यहाँ पर दिल्ली के खरीद तक, फिर इसके बाद मुंबई का इलाका, महाराष्ट्र का कई इलाकों पे, मैसूर के खरीद तक पहुंच गए ये लोग। मैसूर का भी जो है ना आखिर में अंत में मैसूर को भी अपने उसमें कब्जे में किया टीपू सुल्तान को हराकर। हैदर जब तक था जब तक जो है ना मैसूर कंट्रोल में था, लेकिन हाँ टीपू सुल्तान की जंग के बाद उसका वो भी इलाका जाता हुआ। तो फिर 1857 में एक जंग गदर लड़ी गई जिसे हम पहली जंग आजादी कहते हैं 1857 में। उसमें तमाम जो छोटे मोटे राजा थे, रजवाड़े थे, शहजादे थे, किसान थे, तमाम लोगों ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना जो है ना क्या कहते हैं लीडर चुनकर जो है ना एक जंग लड़ी जो 1857 में लड़ी गई। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे पहली जंग गदर भी कहते हैं या पहली जंग आजादी भी कहते हैं। लेकिन उतने तमाम लोग मिलकर भी अंग्रेजों को हरा नहीं सके। उसमें जो ना हिंदुस्तानियों को बुरी तरह शिकस्त ली। इसका आगे जिक्र देखेंगे। ना सिर्फ शिकस्त ली बल्कि बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके वो लोग रंगून भी ले चले गए। हम ये बात सुने हैं ऑलरेडी। देखिए 1857 के बाद ये तमाम इलाकों पे जो है ना अंग्रेजों का जो पीला कलर दिख रहा है आपको कंट्रोल है, सिवाय हैदराबाद या मैसूर का इलाका भी जो है ना अभी पूरा कंट्रोल में नहीं था। थोड़ा बहुत इलाका मैसूर का जो है ना वहां के नवाबों के कंट्रोल में था, वो छोड़कर बाकी का पूरा तकरीबन हिंदुस्तान के तकरीबन इलाकों पर ये कंट्रोल रहा। हैदराबाद नहीं रहा बल्कि पूरा कंट्रोल में। नक्शों से हमें ये समझ में आती है बात की जो है ना किस तरह से रखा गया है। हाँ, ये बात देखिए। देखिए अब यहाँ पर अंग्रेजों, मैंने जो बात कही उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बगावत फैल गई थी 1857 की। बगावत के वजूहात क्या थे? बगावत जो है ना कहाँ से कहाँ तक फैली? मेरठ, मेरठ से फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में। फिर अंग्रेजों की फौज में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी सिपाही थे, उन्होंने भी जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हिंदुस्तान में इस वक्त सिर्फ 45,000 बरतानी फौजी थे, जबकि बल्कि 2,32,000 हिंदुस्तानी फौजी अंग्रेजों में फौज में शामिल थे। इतने लोग होने के बावजूद भी फिर हम 1857 की जंग हार गए। ये बहुत बड़ा हमारी तारीख में अलमिया रहा। लेकिन उस जंग में कौन कौन थे उनका भी जिक्र आता है। देखिए ये कि नाना साहब, तात्या टोपे, रानी झांसी बाई, कहाँ है यहाँ के नाम। खैर, उसमें से अगर हमारे हैदराबाद की तारीख में देखेंगे, चूंकि हैदराबाद अंग्रेजों के कंट्रोल में रहा, हैदराबाद के ऊपर जो है ना मुकम्मल इख्तियार अंग्रेजों का था, तो राष्ट्र तौर पे नहीं कहेंगे या बिलरास्त तौर पे अंग्रेजों पर हुकूमत थी। हालांकि यहाँ पर निजामी कंटिन्यूअस चल रही थी उनकी जो ना नवाबी हुकूमत, लेकिन कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में था। इसी की वजह से एक शख्स था जिसने इस बगावत में, कौन सी बगावत? 1857 की बगावत में हिस्सा लिया। क्या कहेंगे हैदराबाद की तरफ से। निजाम लोगों ने, निजाम के नवाबों ने हिस्सा नहीं लिया। निजाम में से एक शख्स है जिसने उसमें उस बगावत में हिस्सा लिया हैदराबाद की सल्तनत की तरफ से या हैदराबाद की इलाके की तरफ से। वो थे तुर्रेबाज खान। तुर्रेबाज खान ये है, देखिए तुर्रेबाज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर में लड़ाई की। इन्होंने मौलवी अलाउद्दीन की मदद से 6,000 की फौज को की जमायत तैयार की। ब्रिटिश रेजिडेंसी, मौजूदा कॉलेज बराए निस्वान कोठी
वुमेन्स कॉलेज कोठी पर हमला कर दिया। तुर्रेबाज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ इस वक्त बगावत की जब अंग्रेज निजाम दक्कन अंग्रेजों की हिमायत में थे, अंग्रेजों की हिमायत में थे निजाम दक्कन। तो आजादी की तहरीक में सरकोबी की गई। तुर्रेबाज खान को सजाए मौत दी गई क्योंकि निजाम जो अंग्रेजों के इसमें थे, अंग्रेजों के कंट्रोल में थे, लिहाजा उन्होंने अंग्रेजों की सुनी और तुर्रेबाज खान को गिरफ्तार करके उसको मौत के घाट उतार दिया। ये एक शख्स है जिसने हमारे इलाके की तरफ से यानी हैदराबाद की तरफ से अगर कोई 1857 की जंग में शरीक हुआ, कौन हुआ, किसका हिस्सा था, तो हम कह सकते हैं वो तुर्रेबाज खान है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई हैदराबाद की तरफ से। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये रहा यहां तक का हमारा 7th क्लास का जो है तारीखी पस मंजर, जिसमें हम मुगलिया सल्तनत, फिर आसिफ जाही दौर की सल्तनत और इसके अलावा अंग्रेजों की किस तरह से हम हमारे हिंदुस्तान में शमूलियत की, हिंदुस्तान पर किस तरह से उनका कंट्रोल हुआ, ये देखे हमने। अब यहाँ देखिए तारीख को, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि थोड़े चंद डाउट्स होते हैं जो क्लियर करने से आसानी से जो ना ये होते हैं। एक सवाल है मेरा, अंग्रेज हिंदुस्तान तक क्यों आए? अगर ये सवाल करा मैं तो क्या जवाब देंगे आप लोग? जरा शकील भाई थोड़ा अनम्यूट करो, थोड़ा सा डिस्कशन करना है मुझे इस बारे में। ट्रेड के लिए। अस्सलाम तिजारत वालेकुम की सर। गलती, तिजारत तिजारत की की वजह गलती से तिजारत करने के लिए है सर। ग्यारह तिजारत की सर। तिजारत की गलती आए। ईस्ट इंडिया अरे कंपनी। तिजारत की तरफ से वहां क्यों वहां नहीं हो रही थी तिजारत यूरोप में, जो यहाँ तक चले आए? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हाँ, कायम ईस्ट करने, इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में कायम करने की वजह क्या थी? क्यों? हुकूमत करने, यहाँ के यहाँ का वसाहत खाम माल कायम कायम करने करने के के लिए लिए, रवाना नवाबादियात कायम करने, हम माल क्यों जरूरत थी उनकी? अब अपने आ रहे हैं मुल्क हम में अपने ले टॉपिक जाके ज्यादा कीमत में फरोख्त करते थे। हाँ, हम दरामद। माल। हिंदुस्तान चिड़िया का घर है, सोने हिंदुस्तान की के चिड़िया का सोने की घर है चिड़िया हिंदुस्तान, इसलिए हीरो के लिए आए। नहीं नहीं, देखिए मैं अब यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये तारीख को दो तरीके से समझना चाहिए हमें। एक तरीका वो है तो नौबत डेट वाइज कायम कर क्रोनोलॉजिकल वाइज। एक मिनट सर को बोलने दीजिए। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप लोग, उसके बाद मैं जब से आपसे सवाल पूछूं जब जवाब दीजिए मेहरबानी करके। पहले मैं मेरी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर तारीख को समझने के लिए दो चीजों को समझना है। एक है डेट वाइज क्या हुआ था, कब को तारीख में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या क्या वाकयात हुए, ये है। लेकिन ये वाकयात होने की पीछे एक वजह होती है, एक अहम मोटिव होता है। वो मोटिव जिसे हम नजरियात कहते हैं, नजरिया क्या कहेंगे अपन उसे? नजरिया कहते हैं। वो नजरिए जब आते हैं और नजरिया जब फरोख पाता है तो उसके बाद ही जो है ना तारीख में कई चेंजेस आते हैं, जिसे जो चेंजेस आते हैं उसको हम इनकलाब कहते हैं। तारीख के एतबार से जो भी बड़े बड़े पैमाने पर जो चेंजेस आते हैं उसे हम इनकलाब कहते हैं। तो एक आया था सनती इनकलाब। क्या था? सनती इनकलाब। ये सनती इनकलाब वही इनकलाब था जिसकी वजह से अंग्रेज हिंदुस्तान तक आए। ये बात याद रखें आप। सनती इनकलाब अगर नहीं होता तो यहां तक आने की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। सनती इनकलाब से क्या हुआ? सबसे पहले क्या नाम है उसका जिसने मशीन बनाई, बताइए। आपकी मशीन ना सर, जेम्स वाट। जी जी, भाप की मशीन, जी जेम्स वाट। जेम्स वाट। ठीक है, अब ठहरिए मैं बताता हूँ आपको। तो जेम्स वाट ने जो मशीन बनाई तो वो जो है ना ले जाके हुकूमत को नहीं दिया। वो देखिए भाई ये मेरा नकारनामा है, मेरी एक नई इजाद है, आप जो है ना इसके इस्तेमाल करें, इससे जो है ना कुछ करें। लेकिन उसने क्या किया, जेम्स वाट ने मशीन बनाने के बाद बिजनेस किया। वो वो बोला कि जब मैं मशीन बना रहा हूँ तो मैं मशीन का जो फार्मूला है, किस तरह से बनाना है, क्या करना है, किसी को क्यों दूं, मैं खुद मशीनें बनाऊंगा और लोगों को बेचूंगा, बिजनेस करूंगा। तो उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने एक दोस्त से मदद ली। वो दोस्त कौन था? बोल्टन। बोल्टन, मैथ्यू फ्रांसीसी, बोल्टन। फ्रांसीसी है शायद सर इसका दोस्त। नहीं नहीं नहीं, मैथ्यू बोल्टन उसका दोस्त। मैथ्यू बोल्टन, हाँ। जी। तो मैथ्यू बोल्टन से वो चूंकि बहुत मालदार था, पैसे वाला था, तो उसने क्या किया, मैथ्यू बोल्टन को कहा तू पैसा लगा भाई, मैं दिमाग लगाता हूँ, दोनों मिलकर कारोबार करेंगे। उसमें फिर हिस्सा भी था बाजाबता, उन दोनों का जो ना पार्टनरशिप थी। 1/3 हिस्सा जेम्स वाट का था, 2/3 हिस्सा मैथ्यू बोल्टन का था। किताब में है जिक्र, अब एज पर इसका स्क्रीनशॉट नहीं रखा मैं, किताब में है।
तो है। इस तरह से उन्होंने बिजनेस किया, मशीनों को बेचा। उसके बाद मशीनों को बेचने के बाद जो वहां की जो चीजें बननी थी, जैसे सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी थी हमें, कपड़े की। तो कपड़ा बनने के लिए जो खाम माल की दरकार थी, वहां जो है ना खाम माल कम पड़ने लगा। तो एक खाम माल कम पड़ने लगा, दूसरा तिजारती मंडियों की तलाश थी उनको, जहां पर जाके वो अपना माल, अपना जो है ना चीज फरोख्त करें। तो वो तिजारती मंडियों की गर्ज से, तिजारत के गर्ज से हिंदुस्तान तक वो बहरी रास्ता तलाश करते हुए, जिसको वास्को डी गामा ने 1498 में दरियाफ्त किया था। कहां से? अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाते हुए। कब? 1498 में वास्को डी गामा ने जो रास्ता दरियाफ्त किया था। तो उसी रास्ते से अंग्रेज आए, डिच आए, हॉलैंड से डिच आए, और फ्रांसीसी आए, तमाम लोग आए। क्यों? क्योंकि उनके पास मशीनें आ गई थी, उनके पास सनअती इनकलाब हो गया था, उनको खाम माल की तलाश थी, मंडियों की भी तलाश थी। वो एक अच्छा मुकाम था उनके लिए। वो लोग क्योंकि तारीख में हिंदुस्तान के पहले से भी रिलेशंस थे, कब? काकतिया दौर में, और क्या कहेंगे, दीगर जो ना दौर जब गुजरा है इससे पहले हिंदुस्तान में, और जब जैसे मुगलिया दौर था, उस वक्त जो ना ताल्लुकात ना सिर्फ अरबों से थे, तिजारती ताल्लुकात यूरोपियन से भी थोड़े बहुत तिजारती ताल्लुकात थे। उसका जो ना उनको पता था कि हिंदुस्तान एक अच्छा मुल्क है जहां पर जो है तिजारत बेहतर हो सकती है, मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये वर्ष गर्ज से वो हिंदुस्तान है। इसके अलावा उन्हें यहाँ पर और भी चंद चीजें अनएक्सपेक्टेडली मिली, जैसे मसाले। कौन से मसाले? जिसे हम कहते हैं दालचीनी, इलायची, लौंग, शाजीरा वगैरह, ये मसाले, इनकी भी बहुत डिमांड थी उस वक्त, उस दौर में। ये मसाले जो है ना आज भी हम जो है ना देखते हैं, पकवान में उस मसाले के बगैर मजा नहीं आता। अगर कोई बड़ा पकवान होना है तो मसाले जरूरी। तो ये मसालों का और खाम माल का, यह जो है ना हिंदुस्तान एक बेहतरीन जरिया मिला उनको, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आकर अपनी जो है ना क्या किया यहाँ पर आकर तिजारत शुरू की। लेकिन तिजारत तक बाकी नहीं रहे वो लोगों ने। अब फिर इनके नजरिए की बात आती है, सनअती इनकलाब का नजरिया था ना, तो ये नजरिए के बाद और एक नजरिया आया जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसका मकसद होता है, कैपिटलिज्म को क्या कहते हैं उर्दू में? सरमायादारियत। एक नया नजरिया आया था उस वक्त, सरमायादारियत, जिसके तहत जो है ना जो पैसे लगाता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको पूरा मौका, नफा कमाने का पूरा भरपूर मौका दिया जाएगा। इसमें हुकूमत को टैक्स देना या ना देना, कितना देना, इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। जो जितना कमाया वो उतना उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहेगा, मुनाफा वो जितना कमाया उसके कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा। ये जो नजरिया है जिसको हम सरमायादारियत कहते हैं, इस नजरिए ने पूरे यूरोप में इनकलाब बर्पा किया। ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा अमीर होने लगे, बहुत ज्यादा जो है ना अपना जो है ना ये करने लगे, बिजनेस करने लगे, जिसकी वजह से एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये हो रहा था कि सनतों में लेबर की दरकार थी, मजदूरों की दरकार थी। और उन लोगों ने 7th क्लास में, आप देखिए सनत इनकलाब में एक रखा गया है चैप्टर में, कि उन पर जुल्म करते थे, यहाँ तक कि बच्चों पर, औरतों से, सबसे मजदूरी का काम लेते थे। क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड थी, प्रोडक्शन को कंप्लीट करना था, तो ज्यादा से ज्यादा पैदावार की गर्ज से वो लोग तमाम लोगों से, मेहनत कश तबके को बहुत बुरी तरह से काम ले रहे थे। जिसकी वजह में एक नया नजरिया सामने आया, किसके हक में? मजदूरों के हक में, मजदूरों की जो है ना आवाज बनकर एक नया नजरिया सामने आया, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं। सरमायादारियत का अपोजिट सिस्टम, कैपिटलिज्म का अपोजिट कम्युनलिज्म, सॉरी कम्युनलिज्म नहीं, कम्युनिस्टिज्म, कम्युनिस्ट तहरीक, कम्युनिस्ट तहरीक आई, जिसे जो ना शुरू करने में क्या कहते हैं, सबसे पहले तो जो ना जर्मन फ्रांसीसी थे, लेकिन बाद में रूसी में जो ना इसका बहुत बड़ा असर पड़ा। रूसी इनकलाब 10th में डिटेल है इसका, देखेंगे तब। तो ये नजरिया पहले सरमायादारियत, उसके अपोजिट में एक नजरिया आया कम्युनिज्म। ये नजरियात आने के बाद सरमायादारियत हिंदुस्तान पे पहुंचा। कम्युनिज्म का नजरिया का इफेक्ट यूरोप में हुआ, लेकिन हिंदुस्तान में नहीं रहा। हिंदुस्तान में क्या था? अंग्रेज आ गए, यहाँ पर आकर अपनी बेतुका तिजारत करने लगे। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक भाषा को लड़ाकर, दूसरे से तीसरे को लड़ाकर, उन्होंने ये देखा कि अगर हमें टैक्स से बचना है, यहाँ भाषा को कोई महसूल नहीं देना, पूरा मुनाफा हम लेना है, तो क्या करना? इलाके पे कंट्रोल करना, यहाँ पर कब्जा करना। ये उन्होंने उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया। उसमें उनको मदद भी कहां से मिली? यहाँ पर एक भाषा, एक छोटे छोटे हिस्सों में जो ना हिंदुस्तान बटा हुआ था। कब? 17वीं, किसके बाद? औरंगजेब आलमगीर के दौर के बाद पूरे छोटे छोटे जो ना इलाके आजाद हो चुके थे। तो वो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे से रशाकशी रखते थे, जिसका फायदा उठाया इन्होंने। उसमें अहम रोल अदा किया, क्या नाम उसका? रॉबर्ट क्लाइव। भाषाओं को लड़ाना, एक दूसरे से जो है ना ये करना, किसी तरह से करके इलाके पे अपना कंट्रोल करना, उसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। अब ये जो कैपिटलिज्म है, सरमायादारियत का उरूज जिसे कहेंगे, सरमायादारियत आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई है? साम्राज्य की तरफ पहुंच गई, जिसे
इंपेरियलिज्म कहते हैं। साम्राज्यत, साम्राज्यत में क्या होता है? साम्राज्यत में ये होता है कि वो इलाकों पर ना सिर्फ अपने तिजारती छूट रही, बल्कि उस पर अपना पूरा कंट्रोल हो गया। यही साम्राज्यत क्या बन गई? नौवादियत में तब्दील हो गई। नौवादियत यानी गुलाम बन गया मुल्क, जो भी है वो, चाहे हिंदुस्तान हो या जनूबी अफ्रीका हो या कई दीगर ममालिक हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, तमाम ममालिक जितने भी जुनूब जुनूब एशियाई ममालिक हो या यूरोपीय ममालिक हो, ये ममालिक क्या हो गए? कंट्रोल में आ गए। नौवादियती निजाम कायम हुआ। किसके बाद? सरमायादारियत साम्राज्यत में तब्दील हुई। साम्राज्यत का असर यह हुआ कि दुनिया में नौवादियत कायम हुई। यही साम्राज्यत के खिलाफ। वो हजम नहीं हो रहा खाना, अभी खाने को जा रहे। अरे कौन है बीच में? अल्लाह रहम करे, म्यूट करिए माँ। जी, तो साम्राज्यत किसमें बदल गई? कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आगे बढ़कर साम्राज्यत में तब्दील हुआ। साम्राज्यत जो है ना, पूरे इलाके पे कंट्रोल करने के बाद एक नजरिया जो बना, जिसकी वजह से कई ममालिक गुलाम बने, नौवादियत का शिकार हुए। वो उसको फिर छुड़ाने के लिए कई जो है ना तहरीकें चली, तहरीका जो है ना लड़ाया चले, कई ममालिक में जो है ना तहरीकें चली। उसका एक पूरा डिटेल हिस्टोरिकल व्यू है। तो यहाँ नजरियों ने अहम रोल अदा किया। ये बात याद रखिए। अब जैसे किसी भी मुल्क में कोई भी बात को जो ना बात को मनवाना है या उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए चाहिए कि एक नजरिया कायम किया जाए और नजरिए पे तमाम को मुत्तफिक किया जाए। उसको नजरिए को कायम करने के बाद ही वो इलाकों में जो है ना क्या होता है, अपना जो है ना बात को बनवाया जा सकता है। उसकी एक मिसाल मैं बताता हूँ। तेलंगाना तहरीक जब 1972 में चली, चन्ना रेड्डी के दौर में, उतनी पूरा असर नहीं रही जितनी राजशेखर रेड्डी के चंद्रशेखर राव केसीआर के दौर में चली, उतनी पूरा असर हुई। क्यों? उस दौर में वो तहरीक अवाम तक नहीं पहुंची थी, किसानों तक नहीं पहुंची थी, आम इंसान तक नहीं पहुंची थी। जबकि ये दौर में 2004 के दौर में, केसीआर के दौर में, वो तहरीक अवाम तक, बल्कि किसानों तक, हर घर में पहुंची थी। जिसके बाद एक जो ना तब्दीली आई, जिसके वजह में तेलंगाना तहरीक कामयाब हुई। तो तहरीक बनती है अवाम तक वो पहुंचने से, तो इसका असर होता है। तहरीकों का जो भी तहरीकें बनती है या जो भी नजरियात आते हैं, उसका असर जब तक निचले लेवल तक नहीं जाता, उसके बाद असर नहीं होती। तो इसी तरह से साम्राज्यत का भी असर यह हुआ कि तमाम ममालिक क्या हो गए? गुलाम बन गए, जिसके अवज में मनमानी चलने लगी। इसके अपोजिट में, इसके अगेंस्ट में जो निजाम चला था कम्युनिज्म, वो यूरोप में असरअंदाज हुआ, यूरोप में उसका बेहतरीन असर हुआ। जबकि हमारे ममालिक तक कब पहुंची असर कम्युनिज्म की? जो है ना सोशलिज्म या कम्युनिज्म का जो नजरिया हमारे तक, हम तक पहुंचा, वो आजादी के करीब में, यानी 19वीं सदी में हम तक पहुंचा, जब रेडिकल सोसाइटी बनी, जिसमें चंद सोशलिस्ट नजरियात के हामिल लोगों ने हिंदुस्तान में भी सोशल नजरियात को फरोग पहुंचाया, आगे बढ़ाया। तो तब जो है ना हमें जाके पता चला कि इसके अपोजिट में भी हम इस तरह की तहरीक चलाकर ये कर सकते हैं। तो आजादी का अपना एक अलग रोल है, वो तो खैर तारीख में आप देखेंगे तहरीकों में। तो बताना ये चाह रहा था मैं, तहरीकें तारीख में अहम रोल अदा करती हैं। तहरीकों के बाद ही तारीख नए नए अदवार में तब्दील होती है। ये रही बात जी। अब आप किसी को इसी इसके ताल्लुक से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम पेपर 2 का राष्ट्र जो है ना मुताले में जाएंगे, क्या कहेंगे, डायरेक्ट 10th की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जाएंगे। अब फिलहाल यहाँ ईवीएस या कंबाइन जो है ना, यहाँ पर इसको ये करते हैं। अब अभी अगर कोई किसी को डाउट है तो बोले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। म्यूट अनम्यूट है, कर दीजिए होस्ट। सलाम वालेकुम सर, साम्राज्यत के डिफिनेशन एक बार फिर से बोलिए ना। साम्राज्यत जी कैपिटलिज्म, सरमायत का उरूज है। यानी साम्राज्यत वो निजाम हुकूमत है जिसमें एक इलाके पर किसी की भी दूसरे दूसरे मुल्क की या दूसरे कौमियत का मुकम्मल दबदबा हो, वहां पर मुकम्मल कंट्रोल हो, उसे हम साम्राज्यत कहेंगे। एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर या एक कौम का दूसरी कौम का ऊपर दबदबा हो, उसके ऊपर कंट्रोल हो, उसे हम साम्राज्यत के तौर पे लेते हैं। सर ये पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान में हुई थी। तो इब्राहिम लोदी इसका मतलब कौन से हुकूमत से, मतलब लोधी कौन से सल्तनत का खानदान से? आखिरी बादशाह। सर ईवीएस जो है सोशल में, जी, सोशल भी 6 तक 7 तक 7 तक
7 तक सोशल ईवीएस में जी आएगा, जी फर्स्ट पेपर में रहेगा इसके बारे में। जी। और 7 साइंस तक का का भी जो है ना रहेगा। कवरेज किया जाएगा उसमें, बोलने का मतलब इस वजह से यहाँ तक 7 तक में जो है ना इस पे। और ये फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी इसके मुताबिक सवाल आता है। ऐसा नहीं कि सोशल को सेकंड पेपर वालों को एट से ही पूछेगा, नहीं, 6 से है उनके लिए, 6 से 10 तक का है उनको। जी और एक सर, ये दीन इलाही मजहब जो है अकबर ने कायम किया, इसका मतलब क्या है? दीन इलाही मजहब मतलब दीन क्या? इलाही, उसने एक ऐसा मजहब को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जो तमाम मजाहिब का मखलूत हो। तमाम मजाहिब की अच्छाइयों को लेकर वो एक नया मजहब बनाना चाहता था, जिसे दीन इलाही उसने नाम दिया। सर इश्तराकी निजाम, सरमायादार निजाम, ये दो चार निजाम है ना सर, वो अलग अलग हाँ है तो ना। वही वो अच्छा, इश्तराकी निजाम इंग्लिश में कहा मैं सोशलिज्म, उसी को उर्दू में कहते हैं इश्तराकी निजाम। किसको, सोशलिज्म ही कम्युनिस्ट? इश्तराकी निजाम है, कम्युनिज्म। हाँ, कम्युनिज्म में इश्तराकी निजाम दो तकरीबन सेम नजरियात हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है, कम्युनिज्म कट्टर है, इश्तराकियत में थोड़ी सी क्या कहते हैं, जमहूरी नजरियात का फरोग मिलता है किसमें, इश्तराकियत में। जबकि कम्युनिज्म में एकदम अगेंस्ट है किसके, सरमायादारी के, एकदम मुखालिफ है, मध्य मुखालिफ है कम्युनिज्म। इसका इश्तराकियत का डिफिनेशन क्या था सर? हाँ, इश्तराकियत का आसान अगर जब डिफिनेशन समझेंगे तो सोशलिज्म माशी मसावत पर जोर देता है। माशी मसावत को लाने पर यह था, कामगार तबका, जो मेहनत कश तबका है, उनके हक की आवाज बुलंद करता है। यह है इश्तराकियत, सोशलिज्म। जी सर। सरमायादारियत, देखिए यहाँ पर एक आसान मिसाल में समझ सकते हैं, ठीक है मैं, क्या बोले आप, सरमायादारियत प्राइवेट है, जी सोशलिज्म जी सर, गवर्नमेंट है हमारे जी निजाम में सर, अगर ये देखें तो। इम्पोर्टेंट है ना सर, दोनों में तो। सरमायादारियत प्राइवेट निजाम है, निजीकारी है, कंप्लीट एक शख्स का, एक फर्म का, एक हुकूमत, एक जो ना कंपनी का इसी जो ना तरह कब्जा हो या कंट्रोल हो, उसे हम सरमायादारियत कहेंगे। वो मनमा इसी तरह मुताबिक पैसे कमा सकता सेक्युलरिज्म है। भी है ना जबकि सर, सोशलिज्म कंप्लीट कंट्रोल होता है, हुकूमत के जेर असर होता है, हुकूमत उस पर जो ना अपने मुताबिक जो ना ले चलती है, जिसका मकसद अवाम में माशी मसावत लाना होता है। ये इश्तराकियत है। कम्युनिज्म का कुछ उल्टा है सर। सोशलिज्म भी है ना सर, सर सोशलिज्म, फैशिज्म अलग सेक्युलरिज्म, है। सर मखलूज निजाम मैशियत बल्कि भी है ना सर, वो क्या है? मखलूक सेक्युलरिज्म। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में देखिए, मैंने कहा ना, हमारे पास दो तरह का निजाम चल रहा है हमारे पास। एक है सरमायादारियत निजाम और इश्तराकी निजाम। दोनों के अच्छे पहलू को लेकर मखलूत निजाम मैशियत चलाई जा रही है। यहाँ पर आपको कंप्लीट मुकम्मल तिजारती छूट भी नहीं है, टैक्स सिस्टम भी लगाया गया है, महसूल भी देना है। इसके साथ हुकूमत की भी जिम्मेदारी में ये रखी गई, एक एक चीज हुकूमत जो गरीब अवाम है उन तक जो है ना बुनियादी सहूलत पहुंचाना। दो सिस्टम है, अमीर ज्यादा सर अमीर भी ना होना, गरीब ज्यादा गरीब भी ना होना। दोनों की जो ना क्या सरमायादारत में छूट भी देनी जरूरी है, ताकि जो ना मार्केट में मसाबिकत पैदा हो, जिससे अवाम का फायदा हो, मकसद। इस वजह से कमी सरमायादारियत या कैपिटलिज्म को भी जो ना रखा गया है। और सोशलिज्म या इश्तराकियत को इसलिए रखा गया ताकि मईशत पर हुकूमत का भी कंट्रोल हो और अवाम की जो अंदर माशी मसावत को भी देखा जा सके। इस वजह से दोनों के अहम नुकात को रखकर हिंदुस्तान में मखलूत निजाम मैशियत को चलाया जा रहा अब नाउ डेज। और सर खास तौर पे सेक्युलरिज्म भी, जी, सेक्युलरिज्म का भी बोल दीजिए ना सर, डिफिनेशन है। सेक्युलरिज्म का ताल्लुक ये दो इज्म से थोड़ा मुख्तलिफ है, वो अलग ही है, उसका ताल्लुक मजहबियत से है सिर्फ। जी जी जी। सेक्युलरिज्म यानी हुकूमत का ना कोई मजहब है, ना हुकूमत की नजर में कोई मजहब ऊंचा है या बड़ा है, कम दर्जे का यस, है। तमाम मजाहिब एक साथ मसावी नजर से देखे जाते हैं, उसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। या इसको उर्दू में ला भी मजहबियत सेक्युलरिज्म, कहेंगे, एक आम जबान में इसका अच्छा लफ्ज टर्मिनोलॉजी है, ला मजहबियत, ला दीनियत, कोई मजहब नहीं, उसे सेक्युलरिज्म कहते हैं। इसका उर्दू में सर नाम सेक्युलरिज्म का। ला दीनियत, लफ्जी तर्जुमा अगर कुछ कहेंगे तो ला कुछ दीनियत सवाल या गैर है सर? मजहबियत। चाहे मैं सवालात है सर। मुगलिया सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? बाबर ने, अभी देखे हम। हाँ, बाबा। वही मैं दूसरों को मतलब फायदा हो हाँ जरा, जाएगा हाँ तो। पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा रैपिड फायर रखिए, देखेंगे कौन कौन क्या क्या जवाब देते बा, हैं, बिल्कुल। बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद कब रखी? 1526। जी हाँ, बराबर। पानीपत की पहली लड़ाई किसके दरमियान हुई? इब्राहिम लोधी और इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी। मुगलिया सल्तनत का सबसे अजीम बादशाह कौन माना जाता है? अकबर। अच्छा, हाँ, अकबर। दीन इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने। अकबर। अकबर। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने शाहजहां। तामीर करवाया? शाहजहां। शाहजहां। मुगलिया जहांगीर। सुल्तान शाहजहां थे। शाहजहां। शाहजहां। शाहजहां।
मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत इब्तिदा में कहाँ था? दिल्ली। और जरा और मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत इब्तिदा में कहाँ था? दहली दहली से दिल्ली दिल्ली नहीं नहीं, दिल्ली नहीं दिल्ली में पाटलिपुत्र फतेहपुर आगरा में। सीकरी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी नहीं नहीं रॉन्ग बोल रहे हैं आप। आगरा में था। आगरा आगरा में। अच्छा औरंगजेब का असल नाम क्या है? क्या था? औरंगजेब का सलीम मुहियुद्दीन मोहम्मद। मोहिउद्दीन मोहम्मद सर। मोहम्मद मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन मोहम्मद। और मुगलिया सल्तनत का जवाल किसके दौर में से शुरू हुआ? औरंगजेब के दौर से ही शुरू हुआ। औरंगजेब। जी। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बादशाह कौन था? आखिरी सवाल। औरंगजेब। बहादुर शाह जफर। जी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर भी थोड़े सवाल थे, देखिए जैसे इबादत खाने की तामीर किसने की? औरंगजेब सर। हाँ जी, नहीं नहीं, इबादत खाने की तामीर हाँ अकबर अकबर सर। अकबर अकबर। अकबर। जब्त निजाम को किसने रोशनास किया? मुगलिया जब्त सल्तनत। अकबर नहीं, मुगलिया सल्तनत में कौन? अकबर ही सर। अकबर, बिल्कुल। कौन अकबर। से मुगल हुक्मरान को नौरोज त्योहार पर पाबंदी आयद की? हाँ, पहले चल रहा था नौरोज, लेकिन उसमें पाबंदी आयद करने वाला कौन? औरंगजेब ने औरंगजेब। औरंगजेब अकबर ने दीन इलाही की बुनियाद कब डाली? 1500 1584 1540 में तो था ही नहीं अकबर। 1584 40 में कहा था, 1556 में सर हुक्म पे आया। 84 1584 84। इसका देखिए आंसर एग्जैक्टली। ठीक है सर देखिए। अकबर की दरबारी जबान कौन सी थी? फारसी। 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 मनसबदारी निजाम को शुरू किया? अब देखिए यहाँ पर सवाल है, किस हुक्मरान ने मनसबदारी निजाम को शुरू किया? वो तो अकबर कह सकते हैं आराम से, लेकिन कब शुरू किया? 1571 में। अच्छा और दीन इलाही की बुनियाद कब डाली? इसका जवाब क्या है? 23वां जवाब 82 है इसका जवाब। 82 1582। और दिल्ली में, हाँ, और किस गुरु को औरंगजेब ने मौत की सजा सुनाई? ये है हमारे सिलेबस में। गुरु गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह, राइट। सर इसमें गुरु गोविंद तेग बहादुर तेग बहादुर। तेज बहादुर सर। तेग बहादुर तेज बहादुर। तेग बहादुर जी। मराठा के जमाने में जो थे। देहली के नाम से नामित किया। और तामीरात के ताल्लुक से भी कुछ सवालात हैं। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर किया? शाहजहां। शाहजहां। ताजमहल कहाँ दिल्ली के वाक़ लाल किला की तामीर किसने की? एक सवाल है देखिए यहाँ पर भी लास्ट। शाहजहां। शाहजहां। लाल जितनी भी किला मैं दिल्ली जिससे किसने पहले तामीर कहा गोल्डन पीरियड था शाहजहां का, इस वजह से बहुत सारी तामीरात हुई। किया? फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बसाया? अकबर। बादशाह। अकबर। हुमायूं का मकबरा किस शहर में है? हुमायूं का मकबरा काबुल। औरंगाबाद। दिल्ली में है। दिल्ली में। दिल्ली में। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा है। मोती मस्जिद आगरा किसने तामीर करवाई? शाहजहां। 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 जम्मू जम्मू मस्जिद दिल्ली की तामीर किसने करवाई? शाहजहां। दिल्ली। शाहजहां। बाबर ने कौन सा बाग तामीर करवाया? कौन सा? चहारबाग। बाबर ने कौन सा बाग तामीर करवाया? ये कौन है चहारबाग। स्क्रीन पर? लाइना दार है, लाइना दिखाई दे रही है। चहारबाग। मुगलिया तामीरात में कौन किस सा बाग? तर्ज तामीर का इम्तिजाज नजर आता है? बाग का नाम मैं समझ। ईरानी, मुगलिया हिंद ईरानी। फारसी और हिंदुस्तानी। सर बाबर और ने कौन सा बाग तामीर किया? औरंगजेब के दौर की मशहूर मस्जिद कौन सी है? औरंगजेब के दौर की मशहूर मस्जिद कौन सी है? थोड़ा स्लो लिखाइए ना, जरा लिख लेते थे। वही आता सर बाबर ने कौन सा बाग तामीर किया? ऑप्शन
एक्सक्यूज मी सर। सर बाबर ने जब बाग तामीर किया उसका नाम नहीं समझ में आया। अब दे दो। She didn't hesitate to walk near the judges' table and guide them with exaggerated gestures. When the children found the बाबर classboard, ने चारबाग कायम किया, क्या नाम सर? चारबाग चारबाग की तामीर करवाई। चार चहारबाग बाग। नहीं, चारबाग, चहारबाग चार चहारबाग। बाग। चहार। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, औरंगजेब के दौर की मशहूर मस्जिद कौन सी है? नहीं पता। औरंगजेब की दिल्ली की जामे मस्जिद क्या बोला? लाल मस्जिद। नहीं नहीं, औरंगजेब के दौर की मशहूर मस्जिद कौन सी है? बादशाही मस्जिद लाहौर। अच्छा, ये मस्जिद लाहौर। ठीक है। अब देखिए जरा हम इसकी तरफ आते हैं। हमारे हैदराबाद की तारीख में मैंने जिनका जिक्र किया था, सालार जंग हैदराबाद रियासत के 3 आसिफ जाही हुक्मरानों के तहत दीवान वजीर आजम थे। अपनी खिदमत अंजाम दी वो नासिरुद्दौला, अफजलुद्दौला और मीर महबूब अली खान, ये तीनों के दौर में एज ए वजीर आजम रहे। सालार जंग का असली नाम मीर ताब अली खान था। 31 मई। सर थोड़ा आहिस्ता बोलिए ना, स्लोली। नहीं देखिए, अब पढ़ सकते ना आप लोग भी। थोड़ा नोट कर लीजिए। नहीं, स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पे है, देखिए ये थोड़े अहम मालूमात है हमारे हैदराबाद की ताल्लुक से, इस वजह से मैं इसको रोक के आपको बता रहा हूँ। इससे पहले हम डिस्कस भी करें, लेकिन फिर भी यहाँ पर डेट वाइज दिया है पूरा क्लियर। किसके बाद ताल्लुक से है, क्या नाम हमारे सालार जंग, हैदराबाद के सालार जंग। जैसे सालार जंग ब्रिज भी है हैदराबाद में, देखे होंगे आप लोग, मालूम है आप लोगों को। तो सालार जंग म्यूजियम भी इनके नाम से है। तो इनकी जो कारनामे हैं, जिसमें जो है ना कई जो है ना कारनामे किए इन्होंने। वफात भाई, सिटी हाई स्कूल, चादरघाट हाई स्कूल 1870 और 1872 में एक के बाद एक दीगर कायम किया। इसके अलावा मदरसे आलिया, जो आलिया हाई स्कूल है, उसको भी कायम करने में इनका रोल है। शाही खानदान के बच्चों के लिए मदरसे आइजा 1878 में कायम किया गया। सालार जंग ने महकूम पुलिस की तश्कील दी, उसे महकूम कोतवाल कहा, कोतवाल निजाम, जो कोतवाल कहते थे जिससे पहले पुलिस वालों को, कोतवाल, उसको भी जो है शुरू किया। सालार जंग की सरपरस्ती में तकरीबन 162 स्कूल किए गए। उर्दू, फारसी और दूसरी मुकामी जबानें पढ़ाई जाती थी। अब इसमें एक हैदराबाद में एक इनकलाबी तुर्रेबाज खान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। वो है 1857 की गदर की लड़ाई, जिसने इन्होंने मौलवी अलाउद्दीन की मदद से 6000 फौज की जमात तैयार की। अभी हमने देखा ब्रिटिश रेजिडेंसी, मौजूदा कॉलेज बराए निस्वान वगैरह पर हमला किया, बुलाकर क्या किया, सजाए मौत दे दी तुर्रेबाज खान को। कब? 17 जुलाई 1857 का ये है वाकया, सको भी की गई। नवाब अफजलुद्दौला की वफात के बाद इनके लड़के महबूब अली खान 2.5 साल तक रहे। देखिए यहाँ पर डेट वाइज, ईयर वाइज क्लियर कट रखा गया है। इसे जरा आप देख लीजिए, किताबें आप सबको जो है ना, आप आजकल सब ग्रुप्स में है, सबके पास है। इसको थोड़ा अच्छा नोट कीजिए, क्योंकि हैदराबाद की तारीख के मुताबिक सवाल शायद हो सकता है ज्यादा आए, या क्या कहेंगे, सवाल कैसी तरह से भी रहते हैं हमारी तारीख है ये, चूंकि ये पूरी डिटेल्स देखिए, अब तक का है ये पूरा। महबूब अली बादशाह को सितारे हिंद की खिताब दिया गया। हाँ, यतीम खाना सरूनगर में कायम किया। हैदराबाद की अच्छी तरीके से तारीख को यहाँ पर रखा गया है। खैर, इसका हमारे सिलेबस में थोड़े चीजें हैं, थोड़े जायद चीजों को भी इसमें डिटेल में दिया गया है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। अब यहाँ इसके अलावा देखिए, यहाँ पर काले सुराख कार मियाँ, जंगे प्लासी तारीख के साथ है 23 जून 1757। फिर अरकाट की जंग, जो मैंने कहा, बक्सर की जंग भी है यहाँ पर। तीसरी जंग पानीपत, ये भी एक दूसरी जंग पानीपत अकबर और हेमू के दरमियान हुई थी। तो यहाँ पर तीसरी जंग पानीपत है जो 1761 में लड़ी गई। फिर जंग बक्सर है। स्क्रीन उसके बाद बराबर इसको जो है ना जी, स्क्रीन नहीं, साफ नहीं, नजर नहीं आ रहा सर। नहीं, इसमें कोई जो है ना, क्या है, स्क्रीन पर लाइना मारे हैं, इस वजह से। है ना मार रहे कहते देख।
वो ट्रेनिंग कौन लगा है नहीं बेटा कहाँ चुका बोला हाँ आप गए देखिए, ये लाइना मारने से जो है ना सही नजर नहीं आ रही चीजें। कब बोला जाओ तो देखिए दोबारा यहाँ पर दोबारा पूरे शेयर स्क्रीन। पूरी लिस्ट अच्छी तरीके से रखी गई है, डेट वाइज है, ईयर वाइज है। इसे एक बार, एक या 4 बार मर्तबा देख ले तो बेहतर है। और गवर्नर का भी जिक्र है, देखिए वारन हेस्टिंग रेगुलेटिंग एक्ट, पहली मराठा जंग हुई, दूसरी जंग मैसूर, फिर इसके अलावा कार्निवल्स, लॉर्ड कार्निवल्स का दौर, तीसरी जंग मैसूर, चौथी जंग मैसूर, अहद मावानियत, चार्टर एक्ट, तीसरी जंग मराठा, विलियम बेंटिंग के इस्लाहात जो गवर्नर रहा। पर ये सिर्फ तारीख वाइज है, डिटेल नहीं है इसमें। डिटेल शायद पूछता नहीं पूछता पता नहीं, लेकिन ये तो तारीख वाइज है, जरा एक बार नजर देख ली तो बेहतर है। कब किसका जो है ना दौर चला। ये शहनाज कौन है भाई, इनकी तरफ से जो है ना लाइना पड़ रही है स्क्रीन पर। आसिफ जाही सल्तनत के ताल्लुक से कुछ सवालात है सर। हाँ चलिए करिए, बहुत अच्छी बात है। आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? चलिए अब भी पढ़ा हमने, पता देखते हैं कौन बोलते हैं। आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? निजामुल मुल्क। सर ऑप्शंस बोलिए ना, नाम नाम है उनका। ऑप्शंस बोलिए सर। निजाम सुल्तान खान, निजाम कुली खान, निजाम मुल्क, हुसैन कुली खान। हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त, नहीं, हुसैन गलत कुली है। खान, राइट। मीर खमरुद्दीन खान। सर हुसैन कुली खान पढ़ा था अभी सर। नहीं, किताब में हमारे पास देखिए किसका नाम है यहाँ जिक्र है। हुसैन कुली खान बोले सर अभी आप। हाँ जी जी, वही तो बोल रहा हूँ, किताब में जिक्र है मीर बाकायदा हुसैन खमरुद्दीन कुली खान। खान। जी मीर खमरुद्दीन खान। नहीं नहीं नहीं, हमारी किताब में तो हुसैन कुली खान का जिक्र है यहाँ पर, जिन्होंने आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद रखी। यहाँ देखिए पेज में, अभी बताता हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ देखिए, आजादी का ऐलान करने वाले सूबेदारों के दक्कन के सूबेदार हुसैन कुली खान थे, जो निजामुल मुल्क के नाम से जाने जाते थे। निजामुल मुल्क ने 1724 से आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद डाली। निजामुल मुल्क उनका ये खिताब है, निजामुल मुल्क किताब है, खिताब है। नाम नाम जो बोलते है ना सूबेदार हुसैन कुली खान है। अच्छा, तो इसमें किताब में ऐसा दिया होगा, लेकिन शायद हो सकता प्रिंटिंग मिस्टेक जो है ना, ये हमारी जो हम जो ऑथेंटिक मानेंगे जो किताब में है, ये बात याद रखिए आप लोग। जी जी। हाँ और एक सवाल है, आसिफ जाही सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई? हाँ, यही से देखिए 1724। हाँ सर 1720। 24। 1724। मीर कमरुद्दीन खान को किस लक़ब से जाना जाता है? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क। तो आपके पास जो मीर खमरुद्दीन खान है, यहाँ पर हमारे पास हुसैन कुली खान है। खमरुद्दीन खान जो है सर, वो कई ग्रुप्स के बुक्स में जो है ना, उसमें बुक्स में ये है शायद हो खमरुद्दीन। सकता, और एक नाम दूंगा इसका, इसके बारे में तहकीक करिए। मीर खमरुद्दीन सर खान को किस मीर लक़ब से खमरुद्दीन जाना भी है कुछ बुक्स में। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, शायद हो सकता। हमारे पास तो हुसैन कुली खान का जिक्र नाम दिया गया है। तो भी याद मीर रखना पड़ेगा, तो नाम से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। अगर ये मीर नाम के बजाय वो नाम पूछा तो वो नाम है, वो नाम की जगह ये नाम पूछा तो ये नाम है, बस इतना सही में रखना है जी। मीर खमरुद्दीन खान को किस लक़ब से जाना जाता है? निजामुल मुल्क है वो तो है। आसिफ जाह अव्वल के लक़ब से जाना जाता है। देखिए अच्छा, हाँ, निजाम खिताब है। देखिए ये बात हाँ, याद रखिए, निजाम खिताब है, लखब अलग है, खिताब अलग है। आसिफ जाह अव्वल। खिताब जो है ना हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता दिया जाने वाला, क्या कहते हैं वो, ये है सरकारी तौर पर होता है जिसे खिताब कहते हैं। लखब कई आम दिया खुसूसियत जाता की है बिना। खुसूसियत की बिना पर। जी जी, उर्दू। आसिफ जाही सल्तनत का दारुल हुकूमत क्या था? अच्छा आसिफ जाही सल्तनत का दारुल हुकूमत क्या था? गोलकुंडा। अवध। हैदराबाद था। हैदराबाद के। अच्छा। खुली कुतुब शाह का जो दौर गुजरा है, कुतुब शाही जो सल्तनत है, उसका ताल्लुक गोलकुंडा से है। ये आसिफ जाही दौर का ताल्लुक हैदराबाद से है। बस आसिफ ये जाही सल्तनत के आखिरी निजाम कौन थे? मीर महबूब अली खान। उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली। अली खान। हैदराबाद हैदराबाद रियासत का हिंदुस्तान में इंज़माम कब हुआ?
1948 17 सितंबर 1948। ये बराबर एग्जैक्ट डेट 17 सितंबर को हमारे पास हुकूमत ने एक ऐलान भी किया था कि हम जो है ना झंडा चढ़ाएं। टीचर्स में तो पता होगा, जिसे विलीनम दिनम कहते हैं। हाँ जी। हाँ हो सकता है सवाल आएगा मेरे ख्याल से, सवाल है क्योंकि और एक है ये नई आसिफ हुकूमत ने इसको बाकायदा जो है ना बड़े पैमाने पे शुरू किया 17 सितंबर एक को। बार इससे पहले दोबारा बोलिए सर, दोबारा बोलिए। सर फिर जी से 17 बोलिए सर वो क्वेश्चन। 17 सितंबर तो सर सवाल क्या क्वेश्चन था, फिर एक बार बोलिए आप एग्जैक्टली अल्फाज। सवाल हैदराबाद रियासत का हिंदुस्तान में इंजिमाम कब हुआ? हाँ, इंजिमाम, ये लफ्ज है 1948 में हुआ, 17 17 सितंबर। सितंबर। और एक सवाल है, आसिफ जाही सल्तनत के बानी ने मुगल शहंशाह से कौन सा ओहदा हासिल किया था? आसिफ जाही सल्तनत के बानी ने मुगल शहंशाह से कौन सा ओहदा हासिल किया था? ऑप्शंस बोलिए कुछ है तो। गवर्नर, निजामुल मुल्क। देखिए यहाँ पे है मुगल गवर्नर, ये बीच में आ रहा है, नहीं दिख रहा इस वजह से। ये ऑप्शन है सूबेदार दक्कन, वजीर आजम, सिपा सालार, गाजी, खाजी। दक्कन ही तो आंसर इसका सूबेदार दक्कन है। देखिए यहाँ आसिफ पे हमारी किताब में क्या है, देखिए इसके जो जो इस्तेमाल किया गया है मैं बता रहा हूँ। ऊपर जो शेयरिंग आ रहा मेरे दिख रहा, आपको दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं। फर्स्ट ऊपर लाइन है, देखिए फर्स्ट लाइन है, हाँ सर। क्या लाइन है, मुगलिया सल्तनत के 1720 में कमजोर पड़ने के बाद मुगल गवर्नरों ने अपनी आजादी का ऐलान किया। आजादी का ऐलान करने वाले सूबेदारों में दक्कन के सूबेदार हुसैन कुली खान भी थे। तो मतलब उन्हें मुगल ही थे। एक्चुअली उनको गवर्नर बना के रखा गया था, गवर्नर या सूबेदार एक ही लफ्ज है एक मानों में। और एक सवाल है, चार मीनार किसके दौर में तामीर हुआ? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही दौर ऐसा बोल। हाँ, हाँ, कुतुब शाही कुतुब दौर। शाही दौर। दौर अगर आसिफ बोलेंगे तो कुतुब शाही दौर। आसिफ जाही सल्तनत में सरकारी जबान कौन सी? उर्दू थी, उर्दू थी। में तेलुगु। फारसी थी, फारसी थी। ओके। अच्छा, 10वां आखिरी सवाल है, निजाम उस्मानिया यूनिवर्सिटी किस निजाम के दौर में कायम हुई? उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान बादशाह। हाँ जी। उस्मान अली खान। उस्मान अली खान। जी सही, मीर उस्मान अली खान। फिर उस्मान अली खान, इसलिए तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी नाम भी दिया गया ना इनके नाम से। उस्मानिया हॉस्पिटल। हाँ, उस्मानिया हॉस्पिटल भी है। लेकिन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कायम किए उसमें अहम रोल नाम आता है सालार जंग का। सालार जंग सालार जंग, जैसे आलिया गर्ल्स स्कूल है, कहाँ पर आप देखते हैं हैबिट्स में, और मेमोरियल यतीम खाना है, आसिफिया लाइब्रेरी है, विक्टोरिया महबूबिया गर्ल्स कॉलेज है। ये जो है ना इसको रखने वाले कौन है, तो इन्होंने सालार जंग। अच्छा, ये कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद किसने रखी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली, सुल्तान सॉरी कुली कुतुब शाह, मोहम्मद नहीं है नाम उसमें, हाँ, मोहम्मद नहीं है, कुतुब कुली, मोहम्मद नहीं है, मोहम्मद सुल्तान कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह। कुतुबुल मुल्क है, कुतुबुल मुल्क। सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क। मोहम्मद कुली, सॉरी मोहम्मद नहीं है। कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई? सर कौन सा क्वेश्चन? क्या बोले सर क्वेश्चन? कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद कब रखी गई? 1026। 1518। 1518 में। 1518। कुतुब शाही सल्तनत का दारुल हुकूमत क्या था? बादशाह का नाम क्या बोले सर? गोलकुंडा। दौर की बुनियाद। कुंडा, हैदराबाद। दौर का बादशाह। हैदराबाद शहर किस कुली कुतुब शाह के हुक्मरान ने बसाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार की तामीर किसने करवाई? मोहम्मद कुली कुतुब। गोलकुंडा किला किस सल्तनत का मरकज था? कुतुब शाहियों का। कुतुब शाहियों का। कुतुब शाही सल्तनत की सरकारी जबान कौन सी थी? उर्दू थी। फारसी। फारसी। तेलुगु। नहीं जी, फारसी। आप करेक्ट आंसर भी बोल दीजिए नहीं।
फारसी थी। फारसी। कुतुबशाही सल्तनत किस वजह से मशहूर थी? हीरो की मंडी। शोरा शोरा हीरो के लिए तामीरात हीरों की तिजारत। हीरो की मंडी, हीरो की तिजारत, गोलकुंडा। कुतुबशाही सल्तनत का खात्मा किस मुगल ने किया, किस मुगल बादशाह ने किया? भी पड़ेगा। अबुल हसन तानाशाह। अबू हुसैन तानाशाह। जो आखिरी बादशाह है किसने खत्म किया वो पूछ रहे हो सवाल। औरंगजेब औरंगजेब। औरंगजेब, राइट, औरंगजेब। औरंगजेब। कुतुबशाही सल्तनत का आखिरी हुक्मरान कौन था? ये है अबुल हसन तानाशाह। तानाशाह। बराबर, अबुल हसन। जी देखिए, इसके अलावा यहाँ पर किताब में और एक एक भी लिस्ट रखी गई है। देखिए अभी लिस्ट में ये गवर्नर्स हैं जिन्होंने हम पर, अंग्रेज गवर्नर्स हैं जिन्होंने हम पर, हिंदुस्तान पर तकरीबन इलाकों पर जिसने हुकूमत की, जिनका दौर है, और उनकी क्या क्या जो ना तब्दीलियां लाए, क्या क्या नए इंट्रोडक्शंस किए, उसकी जो ना लिस्ट है। देखिए पर तंजीमी कानून को शुरू करने वाला है वारन हेस्टिंग। लॉर्ड कर्नल ने सिविल सर्विसेज की शुरुआत की। जॉन शोर ने मजलिस से मालगुजारी की शुरुआत की। लॉर्ड वेजले अहद माविनत की बुनियाद रखी। मिंटो तमिलनाडु में वेलूर की बगावत मिंटो के दौर में हुई थी। और लॉर्ड डेबिंग बिजली है। के दौर में ये भी था सर, ये सती की रस्म को जैसा खत्म करने वाले भी बिजली है क्या सर? हाँ वो भी है। इससे क्या क्या उसका राजा राम मोहन राय है। देखिए हाँ। ये देखिए, मैं बोल रहा है तारीख को दो तरीके से देखना है हमारे। एक डेट वाइज देखना है, दूसरा नजरियाती वाइज पे। नजरियाती वाइज में सती के रस्म को जो ना खत्म करने में रोल अदा करने वाले राजा राम मोहन राय है। उस वक्त गवर्नर था विलियम बेंटिंग। अब अंग्रेज गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ है देखिए, अंग्रेजी तालीम का दौर का आगाज कहा गया है। सती की रस्म को भी खत्म करने वाला यही लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, अंग्रेज गवर्नर जनरल। इसके बाद लास्ट जो गवर्नर है, जिसके बाद जो है ना क्या कहेंगे, गवर्नर सिस्टम खत्म हो गया। हिंदुस्तान को राष्ट्र बर्तानिया क्या कहते हैं, मलके विक्टोरिया के हाथ में रखा गया, या डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया गया। कब? 1857 की जंग के बाद। उससे पहले गवर्नर सिस्टम था। 1857 की जो जंग हुई जिसकी में अंग्रेजों ने फतेह हासिल की, उसके बाद अब ये सिस्टम को खत्म करके डायरेक्टली कंट्रोल जो है ना मलके विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया था। उसी के नाम से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था। जब तक की लिस्ट है, कब तक है? 1857 तक की है ये, जो भी गवर्नर्स गुजरे हैं, लॉर्ड डलहौजी हो, जो भी हो। बंगाल की तकसीम। आखिरी गवर्नर कौन थी सर? यहाँ देखिए, लॉर्ड कैनिंग 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 आखिरी हिंदुस्तान के गवर्नर थे। लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग 1857, 21 साल का दौर है इनका। 21 साल का दौर है, 1856 से 57 तक। फौजी बगावत, गदर, जंग गदर हुई। इसके बाद ये सर खत्म। हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन है सर? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड, देखो अभी बोले विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आखिरी लॉर्ड कैनिंग। इससे पहले ये जो गुजरे हैं, ये लोग भी जो है ना क्या है, एक ओहदे रखते थे, लेकिन कंप्लीट गवर्नर का ओहदा रखने वाले ये यहाँ से शुरू हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इससे पहले भी जो गुजरे हैं, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कार्नवालिस वगैरह, ये भी गवर्नर थे, लेकिन बाकायदा तौर पे डायरेक्टली जो है ना हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल के तौर पे रखा गया, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब रही बात इसके बाद का जो लिस्ट हमारे पास, यहाँ तक का जो ना गवर्नरी सिस्टम के बाद का जो ना ये सिस्टम को जो शुरू बताया गया है अंग्रेजों और निजामों के तहत, जमींदार लगानदार की 8th क्लास से टॉपिक शुरू है। यहाँ पर 8th क्लास में जो ना इसके बारे में मेरे ख्याल से ऑलरेडी दस्तगीर साहब इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अंग्रेजों और निजामों के तहत लगानदार और जमींदार। देखिए अब तो हमारा टाइम शायद 9:30 8:30 हो चुके हैं। शायद हो सकता है इसके बाद क्लास किसकी है पता नहीं। अब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इसके आगे, यानी जदीद दौर, तारीख का जदीद दौर जिससे कहेंगे हम, या क्या कहेंगे, 19वीं सदी का जो दौर की शुरुआत हुई, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। सर बंगाल की तकसीम बोलते बोलते रुक गया था। बहुत बहुत बंगाल की शुक्रिया तकसीम सलाम बोलिए तो। साहब, आपका वक्त हाँ, बंगाल की तकसीम आपका जो है ना वक्त हो चुका है। लॉर्ड कार्नवालिस ने की थी 1905 में। जी माशाल्लाह, सवाल जवाब काफी अरसे से बहुत अच्छे हो रहे हैं, और हमें यादा की भी
हो रही है, यादा भी हो रहा है। इंशाल्लाह हम सवालात को इम्तिहानात में हल करने में, ये सवालात हमें कामयाब हल करने से कारामद होंगे। जी तो अगर कोई साइंस के या समाज इल्म के इम्तिहानात लिख रहे हैं तो ल्यू कर सकते हैं। रियाजी का है, रियाजी के बहुत से लोग जो है ना पेपर 1 और पेपर 2 ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। फुल होने की वजह जी से जो है ना ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई साइंस और सोशल के हैं तो लीव कर सकते हैं, ताकि रियाजी ओके ज्वाइन सर, हो ओके। सके। अगली याद क्लास रखें। इंशाल्लाह हमारी तारीख कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पूरी खत्म करेंगे। अगली क्लास में आगे की तारीख जो जदीद दौर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खुदा पेपर हाफिज। 2 आप ही देंगे ना? जी सर। पेपर 2 आप ही देंगे ना? हाँ मैं ही सेशन लेता हूँ बेशक। जी 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 कंप्लीट जी, पेपर टू में डिस्कस पेपर 1 करेंगे। और पेपर 2 यहाँ तक पेपर वन के साइमल्टेनियसली चल बारे में रहा है। कंप्लीट डिटेल हो गया एग्जैक्टली। हमारा तकरीबन, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो अब यहाँ पेपर टू में हम डीप में नहीं गए जरा। पेपर वन के इसमें क्या हुआ, पेपर टू की जो है ना डीप तक नहीं पहुंचे, लिहाजा पेपर टू नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो साइंस के और समाजी इल्म के टीचर्स हैं तो लीव कर सकते हैं। रियाजी की क्लास है, जी तो सर मैं भी लिहाजा रिलीव हो उर्दू जाऊँ। है बोले ना बहुत से सर, लोग उर्दू है बोले ना, साजिद सर की उर्दू नहीं नहीं क्लास है। नहीं, अभी उर्दू नहीं है। आज जज़ाकल्लाह साजिद खैर सर की सर। रियाजी है। ओके साजिद याद साहब रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह साजिद साहब उर्दू सदाकल्लाह और रियाजी सर। दोनों के माहिर हैं। तो शायद हो सकता है रियाजी ले रहे हैं शायद, क्योंकि रियाजी में बहुत पीछे है, सिलेबस नहीं हुआ बल्कि बहुत सारा लोगों की बात आ रही थी। लिहाजा साजिद साहब रियाजी क्लास लेंगे।